Good afternoon, everyone. We are back with another session, virtual learning session during this pandemic. For all of you on a wonderful topic, which is a very important topic and in which we have a very good expert, एक बहुत ही उत्कृष्ट अधिवक्ता जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के कानून के बारे में आपको इतने आसान तरीके से उसको समझाएंगे। इस समय जहां पर हम लोग एक सीरीज शुरू किए थे 18 अप्रैल से, और उसके जो ये सीरीज बार काउंसिल ऑफ दिल्ली द्वारा सपोर्टेड हुई और बहुत अच्छे हमारे रिसोर्स पर्संस पहले भी आए हैं, और इसी क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए हमने जो है आज एक और एक्सपर्ट, मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई अनंत कुमार अस्थाना जी को मैंने रिक्वेस्ट किया इस सेशन को लेने के लिए। अस्थाना जी, मिस्टर अस्थाना हैज बीन teaching at various judicial academy and police academies all over India on this particular subject, and he is also involved in various drafting committees for juvenile justice rules, which is in Gujarat and J&K. He has already drafted with the committee, and in other states he is in the process. So without making all of you further wait, may I request Mr. Asthana to take session. थैंक यू अजय। मैं अपनी बात शुरू करूंगा बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को आभार ज्ञापित करते हुए कि उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जैसे इस विषय को लिस्ट किया है डिस्कशन के। आमतौर पर इस लॉ के ऊपर ज्यादा बात होती नहीं है मेन स्ट्रीम लीगल प्रोफेशन में, तो मुझे बड़ी कृतज्ञता है मुझे अजय आपके लिए भी और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के लिए भी कि इस विषय को इतने बड़े मंच पर रखने का मौका दिया गया है। करीब 1 घंटे का सत्र रहेगा ये, उसमें लास्ट के 15 मिनट हम लोग कुछ प्रश्न लेंगे और शुरू करीब 45 मिनट मैं अपनी बात रखूंगा। जैसा आपने विषय देखा होगा, विषय हमने और अजय ने मिलकर तय किया, और बजाय हम आपको कानून के प्रावधान बताएं, सेक्शंस पढ़ाएं, केस लॉ बताएं, मुझे लगा ये बेहतर होगा कि हम इस कानून के उन पहलुओं के बारे में जानें जिनसे इन कानून के विषय में इंटरेस्ट जनरेट हो, रुचि आए इस विषय में। ऐसे बहुत सारे पहलू हैं इस कानून के जो सबकी जानकारी में नहीं है। आमतौर पर बस इतनी ही जानकारी होती है कि ये कोई बच्चों के लिए है और इसमें सजा नहीं होती, जेल नहीं होती इसमें। तो यही प्रैक्टिस भी है ज्यादातर कि किसी तरीके से जुवेनाइल प्रूव कर दो तो सजा नहीं होगी। लेकिन ये कानून न तो इसके लिए बना था, कानून का उद्देश्य ये नहीं था कि जो क्राइम करने वाले लोग हैं वो किसी तरीके से अपने आप को जुवेनाइल प्रूव कर दें और निकल जाएं। तो आज जो पूरी चर्चा होगी वो इस कानून के ऐसे पहलू जिनके बारे में जान करके आनंद होता है और कई बार आश्चर्य होता है कि क्या ये संभव है, क्या ऐसा हो सकता है। बहुत सारे वकील साथियों से बातचीत का मौका मिलता है, बहुत सारे जुडिशियल ऑफिसर से बातचीत का मौका मिलता है, तो जिनका एक्सपोजर इस सब्जेक्ट पर नहीं है वो मानते नहीं इस बात को कि ऐसा भी कोई प्रावधान हो सकता है। तो चर्चा हमारी उस तरह से रहेगी और उसके पृष्ठभूमि में लिटिगेशन है। लॉयर्स को समझ में आना चाहिए कि लिटिगेशन के डायमेंशंस क्या हैं इस कानून में। मैं एक छोटा सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इस्तेमाल करने की परमिशन चाहूंगा अजय। तो अपना विषय है एडवेंचर्स एंड इंट्रिकेसीज इन जुवेनाइल जस्टिस लॉ फ्रॉम लिटिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बाल न्याय विधि में रोमांच और जटिलताएं। थोड़ा सा मैं इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दूंगा 5 मिनट में कि ये कानून का ओरिजिन क्या है, कहां से ये कानून आया। जिस रूप में हम इस कानून को अभी देख रहे हैं हिंदुस्तान में, इसका ओरिजिन यूरोप से है, खासतौर से यूनाइटेड किंगडम से, क्योंकि हम उनके रूल में रहे हैं
कॉमन लॉ सिस्टम में रहे। तो थोड़ा सा हमको ओरिजिन समझना पड़ेगा कि यूनाइटेड किंगडम में ये लॉ किस तरह से शुरू हुआ था। एक दर्जी था वहां पर, टेलर, उसका नाम था थॉमस क्रेनफील्ड। तो जब वो अपना दर्जी का काम करता था तो उसको बड़ी परेशानी होती थी, दुख होता था ये देख करके कि छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके पास रहने को जगह नहीं है, यहाँ वहां सो रहे हैं। तो उसने एक छोटा सा प्रयास शुरू किया और उसको उसने नाम दिया था संडे डे स्कूल। तो उस दर्जी का 1798 में शुरू किया गया ये प्रयोग, लंदन में ये प्रयोग शुरू हुआ, एक दर्जी ने शुरू किया और बहुत तेज रफ्तार के साथ वो एक ट्रेंड बन गया वहां पर। बहुत सारे लोगों ने इस तरह के स्कूल्स वहां पे खोलना शुरू किए। तो ये वहां पर एक परंपरा चल गई रैग्ड स्कूल्स की। रैग्ड का मतलब आप समझते हैं, रैग्ड, कटा फटा। ये रैग्ड स्कूलों की परंपरा 1798 में लंदन से शुरू हुई यूनाइटेड किंगडम में, और शुरू बहुत अच्छे इंटेंशन के साथ हुए, लेकिन धीमे धीमे इन इंस्टीट्यूशंस में डिटेरिएशन शुरू हो गया। पैसे की कमी है, तो नेग्लेक्ट होना शुरू हो गया, हालात वहां पे खराब हो गए, जो बच्चे वहां रहते थे उनका शोषण शुरू हो गया, मारपीट, हिंसा, वायलेंस वगैरह शुरू हो गया। और इनमें से बहुत सारे बच्चों का एक्सपोजर था क्राइम को, चोरी कर लेते थे। आमतौर पर खाना चुराने की घटनाएं बहुत कॉमन थी, खाना चुराते थे बच्चे। तो बहुत सारा स्टिग्मा इन बच्चों के लिए होता था। समाज में रैग्ड स्कूल में जाने वाले बच्चों को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था, सहानुभूति भी उनके प्रति कम होती थी। लेकिन इस तरह के स्कूलों की संख्या बहुत बड़ी तादाद में पूरे यूनाइटेड किंगडम में बढ़ती गई। एक बहुत बड़े उपन्यासकार हैं अंग्रेजी में, उनको बोलते हैं, उनका नाम है चार्ल्स डिकेन। चार्ल्स डिकेन अपने उपन्यासों के लिए इसी तरह के विषय ढूंढते थे जो सामाजिक सरोकारों के विषय हैं। तो उनका ध्यान ऑर्फन बच्चों की तरफ गया। तो उन्होंने शुरू में एक दो निबंध लिखे, उसके ऊपर कहानियां लिखी, एक दो उन्होंने उपन्यास भी लिखे जो उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए। लेकिन उनका एक उपन्यास बहुत जबरदस्त सफलता लेके आया। उस उपन्यास का नाम है ओलिवर ट्विस्ट। आप में से कई लोगों ने ये उपन्यास पढ़ा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो उस उपन्यास को जरूर पढ़ें, ओलिवर ट्विस्ट। इस उपन्यास में ऑर्फन बच्चे और खास तौर से रैग्ड स्कूल्स में रहने वाले बच्चों की जो दुर्दशा उन्होंने बखान की, उस दुर्दशा से जो लंदन का एरिस्टोक्रेट वर्ग था उनको बड़ा कष्ट हुआ। वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि हमारे जैसे उत्कृष्ट समाज का ये भी एक पहलू हो सकता है। तो पहले उनको डिनायल हुआ, लेकिन चूंकि इतने बड़े उपन्यासकार ने वो उपन्यास लिखा है तो उसको नकारना भी असंभव था। तो उसकी वजह से एक आत्मचिंतन वहां की सोसाइटी में शुरू हुआ, और ओलिवर ट्विस्ट ने एक तरीके से आंदोलन के तौर पर इस पूरी मुहिम को चलाया कि बच्चे जो ऑर्फनेजेस में रहते हैं उनकी स्थिति को सुधारा जाए। इसका बड़ा असर हुआ वहां की जो इंग्लिश एलीट और एरिस्टोक्रेसी ऑफ लंदन, उनको बहुत मॉरल पैनिक, बहुत कष्ट, और उसका अल्टीमेटली रिजल्ट ये हुआ कि वहां बहुत सारे कानून बनने लगे। अभी तक ये सब समाज सेवा के तौर पे होता था, लोग पैसा इकट्ठा करते थे, ऑर्फनेजेस खोलते थे। लेकिन जब सामाजिक रूप से ये मुद्दा बहुत बड़ा हो गया और उसके बारे में बातचीत समाज के प्रभावशाली वर्गों में होने लगी, तो फिर सरकार को कानून बनाने पड़े। और इन्हीं कानूनों में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का बीज छुपा हुआ है। जो सबसे पहला कानून वहां बना उसका नाम था अप्रेंटिस एक्ट। अप्रेंटिस हम सब जानते हैं, किसी के साथ रह करके कोई काम सीखना। तो इस तरह के बच्चों को रहने की व्यवस्था करना और साथ में उनको कोई रोजगार, कोई कौशल सिखाना, इसलिए अप्रेंटिस एक्ट, किसी के साथ अप्रेंटिस करने का मौका मिलता था उन बच्चों को। और बाद में इसी कानून का नाम बदल करके थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन करके रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट, ये यूनाइटेड किंगडम में ये कानून आए
1850-55 के आसपास। और इन कानूनों की खासियत ये थी कि बाल अपराध के समाज शास्त्र को ये देखते थे, उसकी सामाजिक वजहें क्या हैं, सिर्फ क्राइम के नजरिए से नहीं देखा जाता था उसको। जब ये नया दौर आया और नई सोच बाल अपराध को देखने की विकसित हुई, तो वहां चिंतन ये था कि ये आखिर होता क्यों है, बच्चे गरीब क्यों हैं, बच्चे क्राइम क्यों कर रहे हैं, इनको क्राइम से कैसे निकाला जाए, क्या सजा देने से क्राइम कम हो जाएगा? तो लोगों को समझ में आया सजा देने से क्राइम कम नहीं होगा, क्योंकि इसकी तो सामाजिक आर्थिक वजहें हैं। तो उस वजह से ये जो कानून आए, ये रिफॉर्मेटरी और रिहैबिलिटेटिव टोन लेकर के ये कानून आए। और चूंकि भारत भी उस वक्त ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था, तो यही कानून जो यूनाइटेड किंगडम में लागू हुए, यही कानून भारत में भी लागू किए गए। जो सबसे पहला कानून जिसको आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का ग्रैंडफादर बोल सकते हैं, वो अप्रेंटिस एक्ट है, अप्रेंटिस एक्ट 1850 का। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो वायसराय थे उस वक्त इंडिया के, उन्होंने कोलकाता में रैग्ड स्कूल भी खोला और उस रैग्ड स्कूल को बड़ी सफलता मिली। कोलकाता में बहुत बड़ी समस्या थी ऑर्फन बच्चों की, तो रैग्ड स्कूल का प्रयोग बड़ा सफल रहा। रैग्ड स्कूल और साथ में ये जो यूनाइटेड किंगडम के जो लॉज थे वो इंडिया में इम्प्लीमेंट किए गए। इन कानूनों का बहुत ज्यादा जमीन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं था, ये कानून के तौर पर जरूर एग्जिस्ट करते थे, लेकिन इन पर कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस या बहुत ज्यादा कवरेज इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रन वाज नॉट सफिशिएंट। एनीवे, ये पहला फेज था, ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के इतिहास का एक पहला दौर गुजरा। अब हम एंट्री करते हैं फेज 2 में, दूसरा दौर आया इन कानूनों का। और फेज 2 की जो जेनेसिस है वो जेलों से है। तो पहला दौर हमारा, आप देखिए, एक सामाजिक चिंतन, एक समस्या के ऊपर सामाजिक चिंतन से है। दूसरा दौर जब इन कानूनों का आया तो वो जेलों से आया। जेलों में बच्चे क्यों हैं, ये चिंता हुई। उस वक्त पंजाब प्रोविंस के गवर्नर हुआ करते थे चार्ल्स हाथवे। उन्होंने क्वीन विक्टोरिया को चिट्ठी लिखी 1856 में, और इस बात पर उसमें चिंता जाहिर की। ही एक्सप्रेस्ड दिस कंसर्न टू क्वीन विक्टोरिया दैट आई डू नॉट अंडरस्टैंड what we are achieving by keeping so many young people in our jail. I feel is counterproductive. तो ये पत्र गया। चार्ल्स हाथवे बहुत डेकोरेटेड ऑफिसर थे, तो उनका बड़ा सम्मान था ब्रिटिश एरिस्टोक्रेसी में, तो उनके पत्र को बहुत गंभीरता से लिया गया। और साथ ही साथ प्रिजन रिफॉर्म्स का एक बड़ा आंदोलन उस वक्त चलता था, जेलों में अमानवीय हालात बदले जाएं, उसको लेकर के भारत में बड़ा राजा राम मोहन रॉय और इस तरह के और जो बहुत सारे विचारक थे, ये लगातार इन चीजों पर काम करते थे कि जेलों में स्थितियां अमानवीय न हो। ये सारे कंसर्न्स को एक साथ ला करके उस वक्त की सरकार ने एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी को आज हम लोग कहते हैं फर्स्ट इंडियन जेल कमेटी। इसमें 6-7 लोग थे करीब, कुछ रियासतों के प्रिंस और कुछ स्कॉलर्स, और इन सब ने प्रिजन, बच्चों की स्थिति, इन सब को देख करके, समझ करके अपनी रिकमेंडेशंस जारी की। इन रिकमेंडेशंस का बड़ा असर हुआ भारत में और उन रिकमेंडेशंस को स्वीकार किया गया। उसमें से 3-4 रिकमेंडेशंस जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में आप देखेंगे आज भी वही रिकमेंडेशंस आपको इंप्लीमेंट होती हुई दिखती हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधानों में। पहला, बच्चों को उन जेलों में न रखा जाए जहां वयस्क अपराधी रखे जाते हैं, मतलब अलग से कोई फैसिलिटी उनके लिए हो। तो आज देखिए हमारे कानूनों में जेल अलग हैं, ऑब्जर्वेशन होम अलग हैं। बच्चे अब कानूनी रूप से जेलों में नहीं रखे जा सकते, प्रोहिबिशन है जेल में बच्चों को रखने पर। सेपरेट कोर्ट बने, वही अदालतें जो वयस्क अपराधियों के मुकदमे सुनती हैं, वो ही अदालतें बच्चों के मुकदमे न सुने। और तीसरी रिकमेंडेशन थी कि जो प्रोसीजर्स और स्टैंडर्ड्स हैं क्रिमिनल कोड के, जो एडल्ट्स के लिए सुटेबल हैं, उनको कस्टमाइज किया जाए बच्चों को ध्यान में रखते हुए, चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर्स। ये 3 बड़ी रिकमेंडेशंस 1919-1920 की इस रिपोर्ट में आई, और इन रिपोर्ट्स के आधार पर बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स ने चिल्ड्रन एक्ट लागू किए।
इस रिपोर्ट को मैं रेकमेंड करूंगा कि आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस रिपोर्ट को जरूर पढ़ें। इस रिपोर्ट में एक चैप्टर है अलग से, चाइल्ड ऑफेंडर, जिसमें बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए, बच्चों को अलग सिस्टम क्यों होना चाहिए, रिफॉर्मेशन क्यों बेहतर है पनिशमेंट से, क्राइम कैसे रुकेगा, अपराध की रोकथाम का अच्छा तरीका क्या है, सजा देने से क्राइम रुकता है या सुधार से क्राइम रुकता है। इस सब के ऊपर बड़ी अच्छी बहस आपको उस चैप्टर में मिलेगी। 40 पेज 37-40 पेज का वो चैप्टर है। मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि वो रिपोर्ट में वो चैप्टर खासतौर से जरूर पढ़ें। इस रिकमेंडेशन का असर ये हुआ कि बंगाल, मैसूर, मद्रास ऐसी कुछ रियासतों ने चिल्ड्रन एक्ट लागू किए, जिनमें इन्हीं रिकमेंडेशंस को मूर्त रूप दिया गया। ये कानून भी बहुत ज्यादा प्रभावी रूप से लागू नहीं हुए, कानूनी रूप से जरूर ये इनेक्ट कर दिए गए थे, लेकिन इनका कोई बहुत ज्यादा कवरेज नहीं था, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं थी। तो देश आजाद हो गया 1947 में, और उसके बाद बात चलने लगी कि इंडिपेंडेंट इंडिया का कोई अपना एक लॉ होना चाहिए। तो उस वक्त की सरकार ने जुवेनाइल जस्टिस उस वक्त स्टेट सब्जेक्ट होता था। जुवेनाइल जस्टिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लॉ नहीं होता था, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ही लेजिस्लेट करते थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बीच का रास्ता निकाल करके एक मॉडल चिल्ड्रन एक्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसको बोलते हैं मॉडर्न चिल्ड्रन एक्ट 1960, और कहा कि साहब ये टेम्पलेट है और राज्य सरकारें स्वतंत्र हैं इस कानून को कॉपी करके अपने यहाँ लागू करने के लिए। तो शुरू में इस कानून को किसी स्टेट गवर्नमेंट ने लागू नहीं किया, ये कानून केवल दिल्ली में लागू हुआ 1960 का जो मॉडल चिल्ड्रन एक्ट है। लेकिन धीमे धीमे 1962, 60, 64 ऐसे करते हुए ये एक दौर चलने लगा जिसमें बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने मॉडल चिल्ड्रन एक्ट 1960 को फॉलो करते हुए अपने अपने स्टेट के लेजिस्लेशंस बनाए। इन लेजिस्लेशंस में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि बच्चे की उम्र क्या हो, ये हर कानून में अलग अलग थी। किसी कानून में 14 साल मानी गई थी बच्चे की आयु, किसी कानून में 16 साल, किसी में 18 साल। तो डाइवर्सिटी थी इन टर्म्स ऑफ हु इज अ चाइल्ड। खैर, ये चलता रहा। ये था दूसरा फेज, दूसरा दौर जुवेनाइल जस्टिस से जुड़े कानूनों का। फिर आता है तीसरा दौर। तीसरा दौर कब हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ तब तक बन चुका था, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने जुवेनाइल जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या हों, न्यूनतम मानक क्या हों, इसके लिए एक कॉन्फ्रेंस की बीजिंग में, और वहां कुछ रूल्स तय किए गए और इन रूल्स को अडॉप्ट किया गया नवंबर 1985 या 85 में। और इनको बहुत पॉपुलर रूप से कहा जाता है बीजिंग रूल्स। ये बहुत इसेंशियल कंपोनेंट है जुवेनाइल जस्टिस के पूरे जूरिस्प्रूडेंस का। लिटिगेशन में हम यूज करते हैं इन प्रिंसिपल्स को आर्ग्यू करते हुए। 1985 में जब ये बीजिंग रूल्स यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने एक्सेप्ट किया, हिंदुस्तान, इंडिया वाज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट कंट्रीज टू इम्प्लीमेंट इट। उन्होंने तुरंत 1986 में एक नेशनल लेवल का लॉ, पहला नेशनल लॉ 1986 का जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ये तीसरा दौर है। अब हम स्टेट लेजिस्लेशंस के दौर से सेंट्रल लेजिस्लेशन के दौर में आ गए, और एक ऐसा सब्जेक्ट जिस पर स्टेट्स लॉ बनाते रहे हैं, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया। इसका बहुत बड़ा क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को जाता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने दो ऐसे बड़े केस आए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे कहा कि यूनिफॉर्मिटी इन एज मस्ट बी प्रिस्क्राइब्ड। एज, बच्चे की आयु सब कानूनों में बराबर हो, ये अलग अलग कैसे है? ये उन्होंने सीलाबार से 1985 या 83 का जजमेंट है, उसमें उन्होंने कहा। और गोपीनाथ घोष में कहा कि बहुत सारे बच्चे जेलों में क्यों हैं। तो उसमें जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिए, उससे बल मिला केंद्र सरकार को एक सेंट्रल लेजिस्लेशन लाने के लिए। तो 1986 का सबसे पहला सेंट्रली एप्लीकेबल लॉ आया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। इट्स अ फैंटास्टिक पीस ऑफ लेजिस्लेशन। और आज भी 1986 के उस एक्ट के ही बहुत सारे प्रावधान आज तक 2015 के एक्ट में
आपको देखने को मिलेंगे। खास तौर से जो सेक्शन 12 है, बेल का जो प्रोविजन है, वो तब से लेके आज तक उसमें कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, ओरिजिनल टेक्स्ट वही है। 1986 का एक्ट आ गया ये, और 1989 में संयुक्त राष्ट्र संघ की बाल अधिकारों पर संधि, जिसको बोला जाता है 1989 यूएनसीआरसी, इसको भारत सरकार ने 1992 में रेटिफाई कर दिया, और इस वजह से बहुत सारे मानक फिर से बदलने पड़े। 1986 का जो एक्ट था उसको री इनेक्ट किया गया, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000। हमारी सबकी जानकारी 2000 एक्ट के बारे में अच्छी है। 2000 एक्ट से पहले 1986 के एक्ट वगैरह पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं जाता है, लेकिन ये हमारा तीसरा दौर रहा जुवेनाइल जस्टिस का। इसमें देखिए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जस्टिस को क्लासिफाई किया गया केयर एंड प्रोटेक्शन के साथ। जस्टिस का मायने क्या होगा? जस्टिस का मायने होगा केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, ये ब्रैकेट में आ गया। इसलिए देखिए, नया नाम जब 2000 में आया तो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन को साथ में ब्रैकेट में टाइटल में ही ऐड कर दिया गया, ताकि किसी को कंफ्यूजन ना रहे कि जस्टिस का मायने क्या है। जस्टिस का मायने है केयर एंड प्रोटेक्शन टू चिल्ड्रन। तो ऐसे करके हम 2000 तक पहुंचे। ये हमारा है तीसरा फेज ये खत्म हो गया। 2000 का एक्ट बहुत तेजी के साथ लागू हुआ। फिर हम इंटर करते हैं चौथे फेज में। चौथे फेज में क्या हुआ? 2000 के एक्ट में बहुत सारी खामियां नजर आने लगी, तो केंद्र सरकार ने उस बहुत सारे प्रावधानों को बदलने का मन बनाया। दिल्ली हाईकोर्ट में एक लिटिगेशन फाइल हुआ, जिस लिटिगेशन की वजह से 2006 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में 22 बड़े अमेंडमेंट करने पड़े, जिसमें बहुत सारी परिभाषाएं थी जो इनकम्प्लीट थी। कोई ऐसा फंडामेंटल नहीं था, लेकिन लॉ को बेहतर बनाने के लिए। और आमतौर पर लोग ये मानते हैं कि 2015 का जो एक्ट है वो निर्भया केस की वजह से आ गया। ऐसा आंशिक रूप से ही सही है, पार्शियली करेक्ट है ये, क्योंकि 2000 के एक्ट को बदल करके नया एक्ट लाया जाए, ये चिंतन 2010-11 में आने लगा था, और सरकारों ने अपनी प्रक्रियाएं शुरू कर दी थी। 2010 खत्म होते होते जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को बदल करके नया प्रैग्मेटिक, ज्यादा वर्केबल, ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा वेल इन्फॉर्म, ज्यादा ब्रॉड बेस्ड लॉ लाया जाए। ये थिंकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑलरेडी थी। लेकिन दिसंबर वाला जो केस हुआ, दिल्ली गैंगरेप, मुंबई शक्ति मिल केस, और इन केसों के इर्द गिर्द जिस तरीके से मीडिया रिपोर्टिंग हुई और जिस तरीके से जन संवेदनाएं इस केस में जुड़ी, उसकी वजह से इस कानून की जो दिशा थी वो बदल गई। जो पहले चिंतन था कि इस कानून का जो तीक्ष्णता है, इस कानून की जो इंटेंसिटी है टू प्रोवाइड केयर एंड चिल्ड्रन, केयर एंड प्रोटेक्शन टू चिल्ड्रन, वो इम्प्रूव हो, उसमें थोड़ा सा एक डेंट आ गया। अब उसमें गुस्सा आ गया लोगों को, उसमें आक्रोश आ गया कि शायद ये एक्ट का मिसयूज हो रहा है, और बच्चे अब ज्यादा बड़े हो गए हैं तो इनकी उम्र घटा दी जाए। इस तरह की पूरी बहस जो पहले कभी नहीं थी, वो बहस अचानक से इन 2012 के इर्द गिर्द आई, और इसका पूरा असर हमको दिखता है 2015 के एक्ट में। तो 2015 का एक्ट अपने आप में बहुत बेहतरीन एक्ट है, लेकिन उसमें कुछ प्रावधान हैं जो कंप्लीट डिपार्चर या कंप्लीट रिवर्सल है रिहैबिलिटेटिव और रिफॉर्मेटिव अप्रोच का। 2015 के एक्ट में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें कहा गया है कि बच्चे को आप एडल्ट की तरह ट्राई कर सकते हैं। ये कभी भारतवर्ष में जितने भी कानून रहे, ये सोच कभी नहीं रही। ये पहली बार ये फेज 4 में ये आई। ये है हमारा 4 फेज का जुवेनाइल जस्टिस लॉ के एवोल्यूशन का इतिहास। अब मैं चलता हूं थोड़ा सा एक कदम आगे, इस कानून का थोड़ा सा परिचय। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, इसका लागू करने का डेट है 15 जनवरी 2016। 15 जनवरी 2016 से ये कानून लागू हो गया पूरे देश में। जब ये लागू हुआ था तब जम्मू कश्मीर में ये एक्ट लागू नहीं होता था, लेकिन अभी बीच में जब 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, तो बहुत सारे सेंट्रल लेजिस्लेशन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक्सटेंड हो गए। तो अब ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वहां भी लागू है। जम्मू कश्मीर का अपना एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हुआ करता था, उसका इतिहास मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है,
लेकिन अभी ये मान के चलें कि वर्तमान समय में यही एक्ट पूरे देश में लागू है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। इस एक्ट को सप्लीमेंट करते हुए रूल्स हैं, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन मॉडल रूल्स। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें मॉडल लिखा हुआ है, 2016 में ये रूल आए। मॉडल का मतलब है आदर्श रूल हैं। ये आदर्श रूल पूरे देश पर तब तक लागू रहेंगे जब तक राज्य सरकारें अपने अपनी जरूरत के हिसाब से अपने रूल्स न बना लें। ठीक, तो जिन राज्यों ने अपने रूल नहीं बनाए हैं वो मॉडल रूल 2016 को इस्तेमाल करेंगे। जिन राज्यों ने मॉडल रूल बना लिए हैं, वहां अपने अपने रूल बना लिए हैं, वहां मॉडल रूल्स लागू नहीं होंगे। ये हम लॉयर्स को जानना जरूरी है, जजेस को जानना जरूरी है, ताकि हम करेक्ट रूल रेफर करें। बहुत सारे जो स्टेट रूल्स हैं उसमें मॉडल रूल से काफी डिफरेंसेस हैं। करीब करीब 9 राज्य अभी तक हैं जिन्होंने अपने अपने राज्यों के रूल्स बना लिए हैं, जिसमें झारखंड, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा, ये ऐसे कुछ राज्य हैं जहां मॉडल रूल एप्लीकेबल नहीं है, जहां उनके अपने स्टेट रूल्स एप्लीकेबल हैं। चलिए अब थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अगर एक लॉयर प्रैक्टिस करना चाहता है, इफ अ लॉयर इंटेंड्स टू प्रैक्टिस इन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, तो which are the forums a lawyer will be appearing? कहां अपीयर होंगे? सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होंगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है। हाई कोर्ट में अपीयर होंगे, हाँ ठीक है। उसके अलावा और भी फोरम्स हैं क्या? तो मैंने एक लिस्टिंग तैयार की है आपके लिए कि कौन कौन से ऐसे फोरम्स हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का नाम सबने सुना होगा। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का एक बहुत बड़ा फोरम है। यहां लॉयर्स को परेशानी है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और लॉयर्स का जो रिलेशनशिप है वो कॉम्प्लिकेटेड है, जिसके बारे में मैं अलग से बात करूंगा। लेकिन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एक बहुत बड़ा फोरम है और देश में ज्यादातर बच्चों का केयर और प्रोटेक्शन यही बॉडी करती है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। हर जिले में एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है और जिस भी बच्चे को केयर एंड प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है वो यहां जाते हैं। उनके बारे में डिसीजन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी लेती है। क्राइम करने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम है, लेकिन ऐसे बच्चे जिनको केयर एंड प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है उनकी संख्या हजारों में है। इसलिए बहुत प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है और लॉयर्स को मैं खास तौर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस इंस्टीट्यूशन के काम करने के तरीकों को और इन इंस्टीट्यूशंस में क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं उनके बारे में बहुत करीबी से देखें। दूसरा इंस्टीट्यूशन है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जेजे एक्ट का चेहरा है, फेस है। अब कई लोग तो जेजे एक्ट को जेजेबी एक्ट बोलते हैं क्योंकि जेजेबी ही जाना जाता है, जेजेबी ही कहा जाता है। लेकिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के लिए है। दूसरा फोरम है, यहाँ पर लॉयर्स बराबर से जाते हैं, बहुत सारे लीगल एड लॉयर्स जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में इम्पैनल होते हैं। तीसरा फोरम है चिल्ड्रन कोर्ट। अब प्रश्न उठ सकता है कि क्या चिल्ड्रन कोर्ट और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कुछ अलग अलग हैं क्या? बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शायद चिल्ड्रन कोर्ट और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक ही कोर्ट है। हिस्टोरिकल रूप से हाँ, एक दौर रहा है जब जिस फोरम को हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कहते हैं उसी फोरम को चिल्ड्रन कोर्ट कहा जाता था। लेकिन 2005 के बाद से ये स्थिति बदल गई। 2005 तक कोई चिल्ड्रन कोर्ट था ही नहीं। 2005 में पहली बार चिल्ड्रन कोर्ट सीपीसीआर एक्ट, कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट एक्ट में आए। लेकिन असल में 2012 में और उसके बाद 2015 में चिल्ड्रन कोर्ट। ये मान के चलिए कि चिल्ड्रन कोर्ट जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड नहीं है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की पावर रखने वाला इंस्टीट्यूशन है और चिल्ड्रन कोर्ट सेशन जज की कोर्ट है। तो ये बड़ी कोर्ट है। चिल्ड्रन कोर्ट बहुत जटिल इंस्टीट्यूशन है, अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशन है और बहुत डिबेट है इसके प्रोसेसेस पे। अभी भी बहुत सारे जजमेंट्स वगैरह भी ऑफिंग पे हैं। ये तीसरा इंस्टीट्यूशन है। हम ये ध्यान रखें, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चिल्ड्रन कोर्ट ये अलग अलग हैं, दोनों के काम अलग हैं, दोनों की पावर्स अलग हैं। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के फैसलों के खिलाफ अपील चिल्ड्रन कोर्ट में सुनी जाती है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के किसी फैसले से किसी को प्रॉब्लम हो, उसकी अपील चिल्ड्रन कोर्ट में सुनी जाती है।
और बहुत सारे मामले जहां जेजेबी किसी बच्चे को एडल्ट ट्रायल के लिए ट्रांसफर करती है। मैंने बताया 2015 में एक प्रावधान आया था जिसमें कहा गया कि कुछ बच्चों को आप एडल्ट की तरह ट्राई कर सकते हैं। वो बच्चे कहाँ जाते हैं? उन बच्चों के मुकदमे चिल्ड्रन कोर्ट भेजे जाते हैं और चिल्ड्रन कोर्ट का अपना खुद का भी एक ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है जो एक दूसरे लॉ से आता है। तो ये तीसरा फोरम है चिल्ड्रन कोर्ट और बहुत तेजी से उभरता हुआ इंस्टीट्यूशन है। चिल्ड्रन कोर्ट पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। चौथा है डीएम। डीएम अपने आप में कोई ऐसा बहुत प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है जेजे एक्ट के नजरिए से, लेकिन सीडब्ल्यूसी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के 3 ऐसे आदेश हैं जिनकी अपील चिल्ड्रन कोर्ट नहीं जाती। वो आदेश हैं स्पॉन्सरशिप, फॉस्टर केयर और आफ्टर केयर। ये 3 ऐसे ऑर्डर हैं जिनमें राज्य सरकार का पैसा खर्च होता है और इसीलिए इनकी अपील चिल्ड्रन कोर्ट में भेज करके डीएम के पास लॉ में रखी गई है ताकि तुरंत वहां पर इजी एक्सेस हो जाए, तुरंत डिसीजन हो जाए। तो सीडब्ल्यूसी के सारे फैसलों के खिलाफ अपील चिल्ड्रन कोर्ट में, लेकिन 3 आदेश स्पॉन्सरशिप, फॉस्टर केयर और आफ्टर केयर, इन 3 आदेशों के खिलाफ अपील चिल्ड्रन कोर्ट नहीं सुनता, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाती है। ये चौथा फोरम। 5वां फोरम है कोर्ट ऑफ सेशन। चिल्ड्रन कोर्ट भी ओरिजिनली कोर्ट ऑफ सेशन है, लेकिन जेजे एक्ट में चिल्ड्रन कोर्ट और सेशन कोर्ट को अलग अलग तरह से देखा गया है। जेजेबी के सारे फैसलों के खिलाफ अपील चिल्ड्रन कोर्ट जाएगी। जेजेबी से कोई मामला ट्रांसफर होता है एडल्ट ट्रायल के लिए, वो चिल्ड्रन कोर्ट जाएगा। लेकिन जेजेबी का वो आदेश जिससे किसी बच्चे को ट्रांसफर किया जाता है, उस आदेश की अपील कहां जाएगी? उस आदेश की अपील चिल्ड्रन कोर्ट नहीं जाकर के कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी, क्योंकि चिल्ड्रन कोर्ट फिर कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन हो जाता है ट्रांसफर होते ही। तो जिस कोर्ट के पास मुकदमा है वही कोर्ट अपील नहीं सुन सकता। यहाँ पर थोड़ा सा विवाद है, एक्ट और रूल्स के प्रावधान में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है इसमें, इसके ऊपर लिटिगेशन है। खैर एनीवे, ये 5वां फोरम है कोर्ट ऑफ सेशन, जहां बहुत स्पेसिफिक अपील जाती है। सेक्शन 15 के ऑर्डर के खिलाफ अपील कोर्ट ऑफ सेशन में जाती है। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि चिल्ड्रन कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेकंड अपील अलाउड है, लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन के फैसले के खिलाफ सेकंड अपील नहीं अलाउड है। ये बड़ा डिस्टिंक्शन है दोनों में। और 5वां फोरम है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जेजेबी और सीडब्ल्यूसी डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्टें हैं। इनके खिलाफ रिवीजन सामान्य तौर पर कहां जाना चाहिए? अगर आप सीआरपीसी देखेंगे तो सेशन कोर्ट भी जा सकता है, हाई कोर्ट भी जा सकता है, लेकिन जेजे एक्ट में जेजेबी और सीडब्ल्यूसी के फैसलों के खिलाफ रिवीजन हाई कोर्ट में है। मुझे एक केस याद है जिसमें हाई कोर्ट में जज साहब नाराज हो गए थे इस बात पे कि तुम जेजेबी के ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन लेकर हाई कोर्ट कैसे आ गए, और जो वकील साहब थे वो डिफेंड नहीं कर पाए। वो प्रावधान नहीं दिखा पाए जज साहब को जिसमें जेजेबी और सीडब्ल्यूसी के फैसले के खिलाफ रिवीजन हाई कोर्ट में ही मेंटेनेबल है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। दिल्ली के एक सेशन कोर्ट ने इसको क्लैरिफाई भी किया है, जहां पर रिवीजन जेजे एक्ट में उनके सामने डाली गई थी। उन्होंने उसको डिसमिस करते हुए कहा कि हम नहीं सुन सकते इस रिवीजन को, ये रिवीजन हाई कोर्ट ही सुन सकता है। और चिल्ड्रन कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेकेंड अपील अगर जाएगी तो वो हाई कोर्ट में जाएगी। ये 6 फोरम्स हैं जहां लॉयर्स को जेजे एक्ट के प्रावधानों को इस्तेमाल करना है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहां से अपनी कहानी शुरू होती है। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में लॉयर की एंट्री बड़ी परेशानी है उसमें। क्यों परेशानी है? एक तो लॉयर की पर्सनल परेशानी है। मुझे याद है जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो जो मेरे सीनियर थे, मैडम थी जयश्री छतपुते, उनके साथ में प्रैक्टिस करता था, तो वो मुझे कहती थी कि ये काला सफेद पहन के नहीं जाना जेजेबी, लॉयर की यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाऊं तो क्या करूं, फिर लॉयर क्यों बना मैं? तो बड़ा अजीब लगता था कि कैसे वकील हो भाई कि तुम वकील का कपड़ा नहीं पहन सकते। समझने में थोड़ा मुझे टाइम लगा,
लेकिन वो कभी मुझे अलाउ नहीं करती थी। जिस फर्म में मैं काम करता था, वहां जो बाकी वकील साथी थे, वो मजाक उड़ाते थे कि देखो ये कैसे वकील हैं जो वकील के कपड़े नहीं पहनते, सुबह घर से निकलते हैं, शाम को वापस आते हैं दफ्तर में, लेकिन वकील नहीं। आप जेजेबी में गए तो वहां आपको वकील वाली फीलिंग नहीं आ रही है, क्योंकि आप तो प्लेन में हैं, सामान्य शर्ट और कपड़े पहने हुए हैं, गाउन नहीं पहना हुआ है, कोट नहीं पहना हुआ है, बैंड नहीं लगाया हुआ है। बहुत सारे वकील करते हैं, लेकिन इसको डिस्करेज किया जाता है। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम की यूनिकनेस ये है कि वहां कुछ भी कोर्ट जैसा दिखना ही नहीं है, और इसीलिए कोई मेन मुख्य धारा का कोई भी वकील है, अगर वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पहुंचता है तो सबसे पहला उसका इंप्रेशन होता है कि ये हो क्या रहा है। बड़ा कंफ्यूज, समझ में नहीं आता है कि कौन यहाँ पर वकील है, कौन वकील नहीं है, क्योंकि ड्रेस नहीं है वहां पर। और कई बार ड्रेस को लेके बड़ा ऑब्सेशन होता है, यूनिफॉर्म को लेके बड़ा ऑब्सेशन होता है कि मैं यूनिफॉर्म नहीं, मैं तो पहनूंगा लॉयर की यूनिफॉर्म। तो एक कंफ्यूजन का स्टेट रहता है एक लॉयर का जब वो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है। लॉयर की यूनिफॉर्म पहनना जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में डिस्करेज्ड है। क्यों डिस्करेज्ड है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और ऐसा नहीं है कि केवल लॉयर के लिए ही परेशानी है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी लॉयर्स को लेके बड़े कंफ्यूज हैं। CWC में, जैसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में, लॉयर का अपीयर होना ऐतिहासिक घटना होती है कि अरे वकील आ गया, CWC में वकील आ गए, तो बड़ा उहापोह मच जाता है, बड़ी स्थिति खराब हो जाती है वहां पर, समझ में नहीं आता कैसे हैंडल करें। तो इसके पीछे बहुत सॉलिड वजहें हैं। हाँ, बहुत, मैं आगे बताऊंगा आपको कि क्या वजहें हैं। कंफ्यूजन की स्थिति है लॉयर की जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में एंगेजमेंट। अब थोड़ा सा लॉयर से हटते हैं, ऐसा है क्यों? क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो कोर्ट है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड असल में तो कोर्ट है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी असल में कोर्ट है, लेकिन इन कोर्टों को कहा गया है कि आप कोर्ट जैसा दिखिए नहीं, अपना सिटिंग अरेंजमेंट भी ऐसा रखिए कि किसी को महसूस ना हो कि ये कोर्ट है। रेज डायस नहीं होगा, विटनेस बॉक्स नहीं होगा, सिस्टम इनफॉर्मल होगा। तो एक कोर्ट जैसा नहीं दिखना चाहिए, एक जज साहब जैसे नहीं लगने चाहिए। तो देखिएगा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में आप कभी जाइए तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के जो जज हैं वो क्रिमिनल कोर्ट में जिस तरीके से जजेज अपनी यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, वो पहन के नहीं आते हैं, सिविल ड्रेस में रहते हैं वो। हाँ, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये बैठे कौन है, जज साहब हैं कि कोई और बैठ गया है जज साहब की कुर्सी पे, लेकिन वो हैं असल में जज ही। ये लॉ का प्रिस्क्रिप्शन है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कोर्ट जैसा नहीं लगना है, पुलिस को पुलिस जैसा नहीं लगना है। पुलिस को कहा गया कि यूनिफॉर्म मत पहनो, टू द एक्सटेंट पॉसिबल, जहां तक संभव हो यूनिफॉर्म मत पहनो। देखिए इस सिस्टम में यूनिफॉर्म नहीं है, जज की यूनिफॉर्म नहीं है, लॉयर की यूनिफॉर्म नहीं है, पुलिस की यूनिफॉर्म नहीं है, और पुलिस को पुलिस नहीं कहा गया, पुलिस को कहा गया चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर। वकीलों की प्रैक्टिस है एडवर्सेरियल प्रोसेस की। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में एडवर्सेरियल प्रोसेस पॉजिटिवली प्रोहिबिटेड है। वहां कौन सा प्रोसेस है? इंक्विजिटोरियल प्रोसेस है। ट्रायल नहीं है, इंक्वायरी है। तो अब जो क्रिमिनल लॉयर्स हैं उनको एक आप ऐसी जगह खड़े कर दो जहां समझ में नहीं आ रहा है कि ये कोर्ट है कि क्या है, कौन पुलिस ऑफिसर है, कौन जज है, कौन लॉयर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हमसे भी कहा जा रहा है कि एडवर्सेरियल प्रोसेस मत करो यहाँ पे, तो समझ में नहीं आता कि हम लॉयर हैं भी कि नहीं है। अब एडवर्सेरियल प्रोसेस नहीं तो करें क्या फिर हम? इट रिक्वायर्स कंप्लीट डिफरेंट ओरिएंटेशन, डिफरेंट स्किल्स। ट्रायल नहीं हो रहा है, ट्रायल नहीं हो रहा तो क्या करें फिर? इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी क्या होती है? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में कोई अक्यूज्ड नहीं है, एक बच्चा है जो इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है। नाम देखिए, जिसको हम अक्यूज्ड कहते हैं क्रिमिनल लॉ में, उसको जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ कहा गया है, कि कोई बच्चा है जो लॉ के कॉन्फ्लिक्ट में आ गया है, लेकिन एक्यूज नहीं है। तो ये ऐसी कोर्ट है जहां ना एक्यूज्ड है ना बहुत डिफिकल्ट है किसी भी मेन स्ट्रीम लॉयर के लिए जेजे एक्ट के साथ पैरिटी बैठा पाना। स्टैंडर्ड क्या है? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हमारा क्रिमिनल लॉ का गोल्डन प्रिंसिपल है।
जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में प्रीपोनेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी स्टैंडर्ड है, एज इंक्वायरी में प्रीपोनेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी चलती है, इंक्वायरी में भी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वाला प्रिंसिपल नहीं काम करता है। तो प्रिंसिपली ज्यूरिस्प्रूडेंशियली भी जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम बहुत डिफरेंट है, क्योंकि इसका पर्पज ही बिल्कुल अलग है। और इसीलिए एक लॉयर के लिए जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम से इंगेज करना बहुत चैलेंजिंग है। और लॉयर्स की जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में एंट्री बहुत लेट हुई है। कैसे एंट्री लेट हुई है वो मैं आपको आगे बताता हूं। ये देखिए 1950 का ये केस है, मोहम्मद एलन वर्सेस द क्राउन। सिंध हाई कोर्ट ने ये केस डिसाइड किया, और इस केस में क्या था कि साहब अपील फाइल की गई थी, और अपील में जो फरियादी था वो ये कह रहा था कि साहब पूरा मुकदमा सुन लिया, हमारे वकील साहब को तो सुना ही नहीं, हमारे वकील साहब को पेश ही नहीं होने दिया जज साहब ने, गवाहों के क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करने दिए। ये सब फरियाद लेकर के वो व्यक्ति गया था। उसने कहा भाई ये कैसा कैसा न्याय हुआ है, हमारे लिए हमारे वकील साहब को नहीं आने दिया, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करने दिया, लेकिन मुकदमा खत्म हो गया, फैसला भी आ गया मुकदमे का। तो वो ये ग्राउंड लेकर के उसने अपील डाली जो इस केस में डिसाइड हुई। चीफ जस्टिस तैयब जी, उनका ऑब्जर्वेशन देखिए, मैं कोट कर रहा हूं, इसको पढ़िएगा, मैं पढ़ देता हूं आपके साथ। The intention of juvenile court appears to be that juvenile offender should be dealt with under conditions clear of atmosphere of a criminal court। जो मैंने अभी आपको पहले बताया, क्रिमिनल कोर्ट का वातावरण होना ही नहीं चाहिए, यही ये साहब कह रहे हैं कि यही इंटेंशन है जुवेनाइल कोर्ट की कि एक क्रिमिनल कोर्ट वाला वातावरण बिल्कुल ना हो। द प्रेजेंस ऑफ मेंबर्स ऑफ बार ऑन बिहाफ ऑफ अक्यूज्ड in such petty matters as are brought before the court whose functions are corrective rather than penal। तो यहां जब साफ करे, यहां कोई सजा थोड़ी दे रहे हैं, यहां किसी को दंड थोड़ी दिया जा रहा है, कोई पनिशमेंट थोड़ी दिया जा रहा है, यहां तो केवल सुधार किया जा रहा है। तो वकील साहब यहां करेंगे क्या? किसी को हम जेल में डाल रहे हो तो वकील साहब आके बहस करें और जेल से जाने से बचाएं, लेकिन यहाँ तो हम वेलफेयर का काम कर रहे हैं, यहाँ तो जज साहब बच्चे को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ वकील साहब करेंगे क्या? तो कह रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ मेंबर्स ऑफ बार वुड with the resultant long often time tedious cross examination tends to frustrate the intention of the law। समझ रहे हैं आप गंभीरता? ये 1950 का मामला है कि वकील को आने ही नहीं दिया जाता था, और इस केस तक में रिलीफ नहीं मिली उसको, कहा गया नहीं बिल्कुल ठीक से, तुम्हारा जो इंक्वायरी हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है। आगे आइए, बहुत अरसा लगा ये सेटल होने में कि आप चाहे एक्यूज्ड को पनिश कर रहे हो या आप एक्यूज्ड को रिफॉर्म कर रहे हो, अगर उसकी पर्सनल लिबर्टी जाने का रिस्क है, आप उसको एक रिफॉर्मेशन होम में रखने वाले हैं, लेकिन रिफॉर्मेशन होम से निकलना बच्चे के हाथ में नहीं है ना, उसकी इंडिविजुअल लिबर्टी जा रही है। तो अगर इंडिविजुअल लिबर्टी जा रही है तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू हैव लीगल रिप्रेजेंटेशन विल किक इन। आत्माराम श्रीधर वैद्य केस 1951, शोभराम 1966, और सबसे इंपॉर्टेंट केस है करियो एलियस मानसिंह 1969 का, जिसमें ये बात सेटल हो गई कि जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ को राइट है टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर। और इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या था, ये जो मुकदमा है करियो एलियस मानसिंह का, ये मुकदमा था सौराष्ट्र चिल्ड्रन एक्ट के तहत। सौराष्ट्र चिल्ड्रन एक्ट में एक प्रोविजन था जिसमें कहा गया था कि लॉयर्स अलाउड नहीं है। सौराष्ट्र चिल्ड्रन एक्ट हैड अ प्रोविजन प्रोहिबिटिंग अपीयरेंस ऑफ अ लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ चिल्ड्रन। उसको चैलेंज किया गया और इस केस में ये क्लियर किया गया कि जो हमारा आर्टिकल 22(1) है, फंडामेंटल राइट टू हैव लीगल रिप्रेजेंटेशन, वो वेलफेयर लॉज में भी लागू होता है। आप उसको डिटेंशन कहें या न कहें, अगर किसी व्यक्ति की इंडिविजुअल
लिबर्टी आप ले रहे हैं, भले ही उसके फायदे के लिए ले रहे हैं, उसको पूरा राइट है ये कहने का कि साहब मुझे अपना वकील चाहिए, मुझे आपका रिफॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे किसी होम में बंद नहीं होना। इस केस के बाद से फिर बहुत सारे लॉ जो हैं वो अमेंड किए गए। हिस्टोरिकली चिल्ड्रन एक्ट हैव केप्ट द डोर ऑफ लॉयर्स क्लोज्ड, और ये केवल चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के कॉन्टेक्स्ट में है। आज भी बहुत सारे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पुराने लोग आज भी कहते हैं कि चलिए ठीक है, जेजेबी में अपीयर हो जाए वकील, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में अपीयर हो जाए वकील, लेकिन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में क्या करेंगे वकील? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में कौन सा आपराधिक मुकदमा लड़ा जा रहा है, कौन सा क्रिमिनल ट्रायल लड़ा जा रहा है? तो वो बहस अभी भी है। चलिए, आज की डेट में ये सेटल्ड है कि लॉयर्स कैन अपीयर, कोई लीगल बार नहीं है। हमारे जो मौजूदा लॉज हैं उसमें बकायदा लीगल एड का प्रोविजन है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में लॉयर्स का जो मुद्दा है वो एक सेपरेट मुद्दा है, उसको अलग से डील किया जाएगा कभी। आज उस विषय में जाने का मौका नहीं है मेरे पास। अब मैं आपको ले चल रहा हूं कुछ ऐसे विषयों की तरफ जिन पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा इस सब्जेक्ट में। ये आपके सामने स्लाइड पर एक सवाल है कि जुवेनाइल की आयु क्या है? व्हाट इज द एज ऑफ जुवेनाइल? 18 साल है या 16 साल? आप में से कई लोग कहेंगे 16 साल। कई लोग क्यों कहेंगे? क्योंकि अखबारों में यही आया है, और आप अकेले नहीं होंगे ऐसा सोचने वाले। बहुत कॉमन है ये कहना कि एज रिड्यूस हो गई है। इस सवाल का जवाब आज आप इस सेशन में सुन लीजिए और इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए विद प्रोविजन ऑफ लॉ। एज ऑफ जुवेनाइल क्या आज भी 18 है या 16 हो गई? तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है जुवेनाइल की उम्र घटाई नहीं गई है। जुवेनाइल की आयु आज भी 18 है, 18 years. Anybody who has not attained the age of 18 year on the date of commission of offense is covered by Juvenile Justice Act. 16 को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। है क्या वो? ये जो कंफ्यूजन आता है 18-16 का, ये कंफ्यूजन आता है सेक्शन 15 की वजह से। 2015 के जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में एक खास प्रोविजन डाला गया जिसको कहा जाता है जुडिशियल वेवर या जुडिशियल ट्रांसफर, जिसमें कहा गया है कि एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन हैं जिनको एडल्ट की तरह ट्राई करने के लिए ट्रांसफर किया जा सकता है। वो कौन बच्चे हैं? किन बच्चों को ट्रांसफर किया जा सकता है? वो बच्चा जो ये दो कंडीशन पूरी करता हो। पहला, घटना के दिन, अपराध के दिन जिसकी आयु 16 वर्ष या 16 वर्ष से ज्यादा हो और उस पर लगा आरोप हीनियस ऑफेंस की कैटेगरी में आता हो। ऐसे बच्चे के मुकदमे को ट्रांसफर करने के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है। ऐसे सारे बच्चे ट्रांसफर होंगे ऐसा नहीं है, कंसीडर किया जा सकता है इनको ट्रांसफर करने के लिए। तो ये जो सेक्शन 15 का जो प्रोविजन है, इस प्रोविजन को सामान्य तौर पर एक जनरलाइजेशन में कह दिया जाता है कि उम्र घटा दी गई। Being lawyers, we have to be very clear that the age has not been reduced. कोई भी व्यक्ति जो बच्चा है उसको जेजे एक्ट में ही कवर किया जाएगा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में ही प्रोड्यूस किया जाएगा, और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उसके बाद सेक्शन 15 में प्रोसीडिंग कर सकता है अगर ये दो कंडीशन एप्लीकेबल हैं। तो यहां से ये कंफ्यूजन आता है 18-16 वाला। चलिए, एक और सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। क्या बेलेबल ऑफेंस में बेल डिनाई हो सकती है? तो हम सबको पता है कि बेलेबल ऑफेंस का तो मतलब ही है कि बेल मिलेगी आपको। लेकिन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जवाब होगा यस। तो जो लोग ये कहते हैं कि जेजे एक्ट बहुत लीनियंट है, उनको अपना परसेप्शन फिर से रिविजिट करना पड़ेगा। एक एडल्ट ऑफेंडर होगा, बेलेबल ऑफेंस करके आएगा, वो बेल उसको मिलेगी। एक माइनर होगा,
पॉसिबिलिटी है कि उसको बेल डिनाई हो जाएगी बेलेबल केस में भी। क्यों है ऐसा? क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस लॉ में जो बेल का कॉन्सेप्ट है, जो जमानत का विचार है, वो क्रिमिनल लॉ की जमानत से बिल्कुल अलग है। क्योंकि क्रिमिनल लॉ का पर्पज है पनिशमेंट, जेजे एक्ट का पर्पज है रिफॉर्मेशन और रिहैबिलिटेशन। इसीलिए जेजे एक्ट में अरेस्ट शब्द नहीं है, गिरफ्तारी का नोशन बिल्कुल अलग है। बच्चे को गिरफ्तार नहीं किया जाता, बच्चे को एप्रीहेंड किया जाता है उसके खुद के प्रोटेक्शन के लिए। अगर एक बच्चे को राज्य का पैट्रनेज चाहिए, राज्य का प्रोटेक्शन चाहिए, तो पुलिस उसको एक गार्जियन के तौर पर एप्रीहेंड करती है, एक क्रिमिनल के तौर पर अरेस्ट नहीं करती। इसीलिए जो बेल का नोशन है वो अलग है। सेक्शन 12 देखिएगा, सेक्शन 12 में एक राइडर है, when any person who is apparently a child and is alleged to have committed a bailable or non-bailable offense, notwithstanding anything contained in Code of Criminal Procedure, सीआरपीसी में कुछ भी लिखा हो, बेलेबल ऑफेंस हो या नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, सेक्शन 12 में जो बेल के प्रोविजन है उनके अकॉर्डिंग डील होगा। सेक्शन 12 में कहा गया है बेल शैल बी ग्रांटेड, और 3 एक्सेप्शनल परिस्थितियां हैं। मैं अभी बेल नहीं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन ये आपको बस मैं इंटरेस्ट जनरेट कर रहा था कि सामान्य तौर पर क्रिमिनल लॉ का कोई भी वकील इस सवाल का जवाब देगा यस, बेल नो में जवाब देगा कि बेलेबल ऑफेंस में बेल डिनाई नहीं हो सकती। लेकिन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की यूनिकनेस ये है कि यहां जो क्रिमिनल लॉ में संभव नहीं है तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में पॉसिबल है। एक और चीज देखिए, क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा चलता है और डिसीजन आ जाता है, दैट कोर्ट बिकम्स फंक्टस ऑफिशियो। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक ऐसी कोर्ट है, ऐसी जुडिशियल बॉडी है जो कभी फंक्टस ऑफिशियो नहीं होती, कभी भी। 20 साल बाद भी कोई व्यक्ति जिसका मुकदमा जुवेनाइल बोर्ड में चला है वो वापस आकर के रिलीफ लेगा और किया जाएगा। Even after the final disposal of the case, there are several powers which a juvenile justice board continues to hold in respect of the child and dispose of case. To the extent, कोई भी क्रिमिनल कोर्ट अपना लिखा जजमेंट बदल सकती है क्या? नहीं बदल सकती। लेकिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का जो फाइनल ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर का एक कंपोनेंट होता है इंडिविजुअल केयर प्लान। वो जब चाहे तब बदला जा सकता है। इंडिविजुअल केयर प्लान लिंक्ड है रिफॉर्मेशन से। आज मुझे लगता था ये करना चाहिए तो बच्चा सुधरेगा, 15 दिन के बाद लगा नहीं ये काम नहीं कर रहा है, कोई और सिचुएशन काम कर रही है, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कैन चेंज इट्स ओन ऑर्डर। और इसीलिए जुडिशियल ऑफिसर जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में जाते हैं उनको बड़ी समस्या होती है ये समझने में कि अपना ही लिखा ऑर्डर बदल कैसे दें, क्योंकि लॉ की जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल अलग है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको क्रिमिनल कोर्ट से सजा हो जाए, 5 साल की सजा कर दी, 1 साल बाद क्या वही जज साहब उसको व्यक्ति को छोड़ सकते हैं जेल से? नहीं छोड़ सकते, क्रिमिनल लॉ में अनइमेजिनेबल है। लेकिन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो प्रोविजन है कि अगर किसी बच्चे को रिफॉर्मेशन के लिए स्पेशल होम में रखा गया है और अगर स्पेशल होम से एक रिपोर्ट आ जाए कि साहब ये बच्चा रिलीज कर दिया जाए, क्यों? क्योंकि रिफॉर्मेशन हो चुका है, सुधर गया बच्चा, तो जब हमने उसको भेजा था तो हमको लगा था कि हम 2 साल तक के लिए इसको रखेंगे, लेकिन उसका 6 महीने में ही इतना बढ़िया परफॉर्मेंस है कि चाइल्ड इज रेडी टू बी रिलीज्ड, रिलीज किया जा सकता है। ऐसा ही एक केस था जिसमें एक बच्चे को हाई कोर्ट ने ऑर्डर देकर के 2.5 साल के लिए स्पेशल होम में रखा था। उस फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने वो अपील डिसमिस कर दी थी। उस व्यक्ति को रिलीफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने दिया अपनी इस पावर का इस्तेमाल करते हुए। अगर वो फंक्टस ऑफिशियो वाले पर्सपेक्टिव से चलते तो वो एप्लीकेशन कभी अलाउ नहीं कर सकते थे। लेकिन जो जज साहब थे उनको ये बहुत क्लियर था कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कभी फंक्टस ऑफिशियो होता ही नहीं है, तो ही कुड पास दैट ऑर्डर एंड रिलीज द चाइल्ड। ये बहुत यूनिक चीज है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। Unlike any other criminal court, juvenile justice board never becomes functus officio. JJB is like a mother who is obsessed with her child. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड किसकी मदर है?
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का बच्चा है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, और एक जो माँ होती है वो अपने बच्चे को अपने पास ही रखना चाहती है क्योंकि वो उस बच्चे की केयर करना चाहती है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से जुड़ा लॉ आप अगर पढ़ेंगे तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का कैरेक्टर बिल्कुल ऐसी माँ की तरह है जो अपने बच्चे के प्रति बहुत आसक्त है, और वो आसक्ति इस हद तक है कि किसी दूसरे की कोई बाउंड्री नहीं पहचानती। आप एक प्रावधान देखिए, jurisdiction of juvenile board is unique and active jurisdiction, ये पैसिव jurisdiction नहीं है। कोई आकर के आपसे कहे कि आप प्लीज हमारे ऊपर jurisdiction एक्सरसाइज करिए, ऐसा नहीं है। ये एक ऐसी बॉडी है जो अपनी आंखें खुली रखती है और हर तरफ देखती है कि मेरे jurisdiction का बच्चा कहाँ है। और सेक्शन 83M देखिएगा जिसमें कहा गया है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को पावर है कि वो जेल के अंदर जाए, और अगर जेल के अंदर उसको एक बच्चा मिल गया जो एक कैदी की तरह वहां पड़ा हुआ है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को पावर है कि उस बच्चे को जेल से निकाल करके ट्रांसफर कर दे ऑब्जर्वेशन होम। ये क्रांतिकारी प्रावधान है। जेल के अंदर कोई भी व्यक्ति बिना किसी जुडिशियल ऑर्डर के नहीं होता। तो जेजेबी जिस व्यक्ति को चिन्हित कर रही है कि ये बच्चा है वो किसी न किसी के जुडिशियल ऑर्डर से ही आया होगा ना। उसके बावजूद लॉ में कहा गया है कि अगर जेजेबी को लगता है कि ये बच्चा है, दे कैन ट्रांसफर दैट चाइल्ड। क्यों? क्योंकि जेजेबी जो है अपना जुरिस्डिक्शन एक्टिव रखती है, और जो उसके जुरिस्डिक्शन में है उस पर किसी और का जुरिस्डिक्शन वो मानते नहीं है। लॉ इस बारे में बहुत क्लियर है। सेक्शन 83M सेक्शन 83M का जो जेनेसिस है वो दिल्ली हाई कोर्ट है, और अजय वर्मा भी इस केस में जुड़े रहे हैं, मैं भी जुड़ा रहा हूं। सेक्शन 83M दिल्ली हाई कोर्ट में एक मुकदमा चला था, रेट पिटीशन सिविल 8889/2011। इस मुकदमे में दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग को कहा कि आप दिल्ली की जेलों की छानबीन करो और पता करो कि इसमें बच्चे तो नहीं हैं, क्योंकि हमको बताया गया है कि बहुत सारे बच्चों की उम्र गलत दिखा करके जेल में डाल दिया गया है। एनसीपीसीआर ने जांच की और सैकड़ों की तादाद में ऐसे बच्चे वहां से निकाले गए और जेजेबी में उनके मुकदमे ट्रांसफर हुए। जब नया कानून 2015 का बन रहा था, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने ये रिकमेंडेशन केंद्र सरकार को दी कि आप ये काम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को ही दे दीजिए। तो अब सेक्शन 83M में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की पावर है वो जेलों में जाकर, इसीलिए मैं कह रहा हूं जेजेबी इज लाइक अ मदर हु इज ऑब्सेस्ड विद अ चाइल्ड, और जिसका जुरिस्डिक्शन बहुत एक्टिव है। अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करने के लिए दे गो आउट ऑफ द वे। एक और देखिए यूनिक चीज, अब देखिए ये एक सिचुएशन आपके सामने मैं रख रहा हूं, और ऐसा कितनी बार होता है कि हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं वो कहते हैं कि साहब पुलिस ने झूठे मुकदमे में फंसा दिया है। होता है ना, बहुत सारे केसेस में होता है, और उसको पकड़ के ले जाते हैं कोर्ट में। जज साहब को बोला जाता है कि जज साहब झूठे मुकदमे में फंसा दिया मुझे, फॉल्स फैब्रिकेटेड केस है। और मान लीजिए अगर जज साहब को लगता भी हो कि हाँ ये लग तो रहा है मुझे ओमनीबस एफआईआर है, ऐसे ही फर्जी फंसा दिया है, क्या कोई कोर्ट कुछ कर सकती है? क्रिमिनल लॉ में तो नहीं है कुछ ऐसा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, हाँ बेल दे सकती है क्रिमिनल कोर्ट, बस बेल से ज्यादा मुकदमा खत्म नहीं कर सकते इस आधार पे कि साहब केस हमको झूठा लग रहा है। झूठा नहीं, अनफाउंडेड। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ये पावर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को है कि अगर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को ये लगता है कि द केस अगेंस्ट द चाइल्ड इज अनफाउंडेड, द केस विल बी डिस्पोज्ड ऑफ। कहां लिखा है ये? आप देखिएगा मॉडल रूल में रूल 10 उसका सब रूल 1 है। उसमें कहा गया है कि जब बच्चे को प्रोड्यूस किया जाएगा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पहली बार, और पहली पेशी के टाइम पर जो जो दस्तावेज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को दिए जाएंगे, उन दस्तावेजों का रिव्यू करने पर, देखिए यहां पर पहली तारीख पर दिए गए डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू है, चार्जशीट का रिव्यू नहीं है। चार्जशीट पहली तारीख पर नहीं आ रही है। Documents submitted by agencies on the first date of production shall be reviewed by the board
and if it appears that the case against child is unfounded, the case shall be disposed of. कितना रिवोल्यूशनरी प्रोविजन है ये. All what is required is that the JJB has to record that I am satisfied that the case appears to be unfounded. और वर्ड है appears. हाँ, कोई ऐसा कंक्लूसिव फाइंडिंग नहीं देनी है आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाके. appears, मुझे प्रतीत होता है कि ये केस अनफाउंडेड है. और इस प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे केसेस डिस्पोज ऑफ किए जा रहे हैं पूरे देश में. एक छोटा सा बच्चा था जिसके ऊपर 16 गैस सिलेंडर चोरी करने का आरोप लगा के पुलिस ले आई. तो जो जज साहब थे वो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो हंसे कि नाराज हों, क्योंकि जो बच्चा था वो इतना दुबला पतला छोटा और पूरे केस में सिंगल अक्यूज्ड. तो जब पुलिस से कहा कि तुमको पता है तुम क्या कर रहे हो, ये बच्चा आधा सिलेंडर नहीं हिला सकता, तुम इसके ऊपर केस लगा के लाए हो कि इसने 16 सिलेंडर चुरा लिए अकेले, एंड यू वांट मी टू बिलीव इट. स्टॉक केस था वो. उन्होंने रूल 10(1) में तुरंत ही डिस्पोज ऑफ कर दिया कि प्राइमा फेसाई इट अपीयर्स टू बी इन स्टॉक केस. रूल 10(1) में ये जो पावर है ये बिल्कुल यूनिक है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास. हमको इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, और पहली पेशी जो होती है उस पर हमको आर्ग्यू करना चाहिए और हमको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को कन्विंस करना चाहिए. अगर आपका केस अनफाउंडेड है, अगर बिल्कुल अनफाउंडेड केस बना दिया गया है बच्चे के खिलाफ, पहले दिन की जो पेशी है उस दिन वकील अपीयर हों और रूल 10(1) के तहत कोशिश करें कि उस तरह के केसेस को डिस्पोज ऑफ करा दिया जाए. अच्छा, ये क्या है? इफ एन एडल्ट हु हैज बीन अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ इज फेसिंग डिस्क्वालिफिकेशन, व्हिच फोरम कैन बी यूज्ड फॉर रिलीफ? मेरे पास एक बार विदेश से एक महिला का फोन आया. उसने कहीं इंटरनेट से मेरा नंबर निकाला और उसने कहा कि सर मुझे परमानेंट रेजिडेंसी मिली है एक विदेश में, मैं आ गई हूं, मेरा जो है वो 15 साल का बच्चा है, वो नहीं आ पा रहा है. तो मैंने कहा बताइए क्या करूं मैं? बोले कि वो ऐसा है कि मेरे बच्चे ने मारपीट की थी, तो उसके ऊपर एक मारपीट का मुकदमा दर्ज था. अब यहाँ जो हमारी एजेंसी, जो यहाँ की सरकार है, वो कह रही है कि जब तक भारत की पुलिस ने क्लियरेंस नहीं देगी तब तक हम आपके बच्चे को नहीं आने देंगे. तो साहब हमको क्लियरेंस चाहिए वहां से, और हमारे वकील साहब ने हाई कोर्ट में केस डाल रखा है, और साहब तारीख पे तारीख लगती जा रही है, कुछ हमको लग नहीं रहा है कि हमारा बच्चा कभी आ पाएगा. और अगर साहब मेरा बच्चा नहीं आया तो मुझे वापस आना पड़ेगा अपनी परमानेंट रेजिडेंसी छोड़ के, मैं अपने बच्चे के बिना तो नहीं रह सकती. तो कुछ बताइए इसमें क्या समाधान हो सकता है? तो मैंने कहा इसमें तो कोई समस्या है नहीं, आपके बच्चे का मुकदमा कहाँ चला था? तो उन्होंने बताया वो फला डिस्ट्रिक्ट की जेजेबी में चला था. मैंने कहा अपनी जेजेबी में जाइए और उनको सिंपल एक एप्लीकेशन दीजिए और कहिए कि साहब लॉ में जो लिखा है उसी को कहते हुए पुलिस को ऑर्डर कर दीजिए. लॉ में क्या लिखा है? लॉ में लिखा है कि पुलिस शैल नॉट डिस्क्लोज द रिकॉर्ड. लिखा है देयर शैल बी नो डिस्क्वालिफिकेशन अटैच्ड टू कन्विक्शन. ये लॉ में लिखा हुआ है, जेजे एक्ट में लिखा हुआ है सेक्शन 24 में, और जो पुराना 2000 का एक्ट है उसमें सेक्शन 19 में लिखा हुआ है. तो आप जेजेबी में चले जाओ, जेजेबी में एक अर्जी लगा दो एक पन्ने की, उसमें लिख दो साहब ऐसे ऐसे मेरे बच्चे का मुकदमा आपके यहाँ चला था, अभी उसकी रिपोर्ट मांगी जा रही है और मुझे डर है कि रिपोर्ट में वो केस का डिटेल डिस्क्लोज कर देंगे, और अगर उन्होंने केस का डिस्क्लोज कर दिया तो मेरे बच्चे को फिर पीआर नहीं मिलेगा, तो आप उनको प्रोहिबिट कर दो कि ये डिटेल जो है वो डिस्क्लोज ना करें. तो उन्होंने एक वकील दिया, मैंने उस वकील को टेम्पलेट भेज दिया, वो गए, 2 दिन में काम हो गया. जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने खट से ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर ले जाके उन्होंने थाने में दिया, थाने ने तुरंत नील रिपोर्ट बनाई, भेज दी, खत्म हो गया मामला. और ऐसे एक मामले नहीं, सैकड़ों की तादाद में मामले होते हैं जहां जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बहुत आराम से रिलीफ देते हैं, बहुत आराम से. लेकिन अगर जेजे एक्ट के उन प्रावधान की जानकारी नहीं है तो फिर आप क्या कर रहे हैं? हाई कोर्ट में रिट लड़ रहे हैं.
उसमें रिप्लाई आ रहा है स्टेट का, फिर आर्गुमेंट होगा, फिर काउंटर चलेगा। यहां अर्जेंसी है। While lawyers mostly approach high court through writ, इस तरह के बहुत मैटर आते हैं। बहुत लोगों की नौकरियां लग जाती हैं पुलिस में, और पुलिस में नौकरी के बाद उनका आता है कि साहब एक केस लगा हुआ था, वो अब आपको भर्ती नहीं मिलेगी, तो लोग उसमें हाई कोर्ट जाते हैं बहुत सारे। आप देखिए सेक्शन 24 आप देखिएगा, जिसमें कहा गया है कि जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड किसी भी मामले का अंतिम निस्तारण करेगा तो उसी ऑर्डर में लिखा जाएगा एक डायरेक्शन पुलिस के लिए कि इस बच्चे का रिकॉर्ड थाने से डिस्ट्रॉय कर दो। वकील होने के नाते हमको ये पॉइंट आउट करना होता है जेजेबी में। आमतौर पर जेजेबी खुद से ये ऑर्डर करते ही करते हैं, लेकिन अगर बाय चांस वो भूल जाएं, क्योंकि क्रिमिनल कोर्ट की प्रैक्टिस है, क्रिमिनल कोर्ट में जजमेंट लिखा जाता है, पनिशमेंट अनाउंस किया, खत्म हो गया मामला। वो जो सेक्शन 24 का जो कंप्लायंस है वो करवाने के लिए अगर आप पॉइंट आउट कर देंगे तो वो एक लाइन लिख दी जाती है। और कई बार कई जगहों पर मैंने देखा कि स्टेटस रिपोर्ट भी जेजेबी कॉल कर लेती है कि पुलिस स्टेशन हमको स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर दे कि साहब हमने रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय कर दिया। आज 2020 में अगर किसी मुकदमे का डिस्पोजल हुआ है और उसका रिकॉर्ड आपने डिस्ट्रॉय करा दिया तो 20 साल के बाद उस बच्चे का रिकॉर्ड थाने से डिस्क्लोज होने की परेशानी नहीं आएगी। इसलिए प्रिएम्प्टिव लिटिगेशन हमको अभी करना होता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं भी होता है तो भी आप किसी भी टाइम, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कभी फंक्टस ऑफिशियो नहीं होता, इसलिए कभी भी एक डिस्पोज ऑफ मैटर में आप वापस जाकर के बताएं कि साहब देखिए मुझे डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है, लोगों के लाइसेंस नहीं मिलते, लोगों के पासपोर्ट नहीं मिलते, लोगों को बहुत सारी परेशानी आती है रिकॉर्ड की वजह से। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड फ्रीक्वेंटली रिलीफ ग्रांट करते हैं। आप जेजेबी में चले जाइए, वहां किसी भी लॉयर से पूछिए, जेजेबी में प्रैक्टिस करने वाला लॉयर ये रिलीफ बल्क में दिलवाता है। महीने में कम से कम 5-6 लोगों को तो इस तरह की रिलीफ मिलती हैं, दी जाती हैं। लेकिन जिनको जानकारी नहीं है वो हाई कोर्ट में लगा करके आगे बढ़ते हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है। दिस इज अनदर इक्वली इफेक्टिव remedy which we have to use JJB to not only proactively eliminate possibility of disqualification का स्टेज ही ना है, वो भी आप कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ से हट करके चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की तरफ आते हैं। बड़ी कैटेगरी के बच्चे हैं ये। कौन होता है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन? तो कई लोगों की समझ ये है कि साहब हर बच्चा चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, क्योंकि केयर हर बच्चे को चाहिए, प्रोटेक्शन हर बच्चे को चाहिए। ऐसा कौन बच्चा है जिसको केयर नहीं चाहिए? ऐसा कौन बच्चा है जिसको प्रोटेक्शन नहीं चाहिए? बहुत सारे लोग ऐसा मान के चलते हैं कि देश के सारे बच्चे चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है। मेरा इसमें कहना यह है कि क्या ऐसा सोचना अच्छा है या ये खतरनाक है? मेरा मानना है खतरनाक है। देश का हर बच्चा चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन हो सकता है, लेकिन हम किसकी ड्यूटी की बात कर रहे हैं? पेरेंट्स की ड्यूटी है अपने बच्चे को केयर एंड प्रोटेक्शन देना, लेकिन जेजे एक्ट का जो केयर एंड प्रोटेक्शन है वो स्टेट का केयर एंड प्रोटेक्शन है। जब किसी बच्चे को जेजे एक्ट में चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन कहा जाता है, इसका मतलब है दैट स्टेट हैज ए ड्यूटी टू प्रोवाइड केयर एंड प्रोटेक्शन, राइट? थोड़ा सा फर्क है इसमें। केयर एंड प्रोटेक्शन हर बच्चे को चाहिए, लेकिन हर बच्चा सीएनसीपी नहीं है। और इसीलिए आप देखिए जेजे एक्ट में चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की पूरी डेफिनेशन है, और उस डेफिनेशन में कैटेगरीज उसमें लिस्ट की गई हैं। ये वाला बच्चा, ये वाला बच्चा, ये वाला बच्चा, ये वाला बच्चा। अगर ऐसा होता कि देश के सारे बच्चे चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है तो वो डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक अल्टरनेटिव थिंकिंग भी इस पर है जुडिशरी में कि हर बच्चा चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है। इसके ऊपर राजस्थान हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की जो डेफिनेशन है वो सजेस्टिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है।
मुझे लगता है वो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है और उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया जा सकता। क्यों कहता हूं मैं ऐसा? देखिए सेक्शन 1013B, इसमें कहा गया है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का ये ऑर्डर दैट अ पर्टिकुलर चाइल्ड इज नॉट अ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, ये नॉन अपीलेबल ऑर्डर है। इसका मतलब when a child is produced before CWC, CWC has to apply its mind towards the fact and give a finding as to why a particular child is child in need of care and protection. और अगर नहीं है, अगर CWC ने ये कह दिया कि ये बच्चा चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन नहीं है, तो वो ऑर्डर नॉन अपीलेबल ऑर्डर है। दूसरा, एक और प्रावधान देखिए सेक्शन 30 जेजे एक्ट का, जिसमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के फंक्शंस लिखे हुए हैं। इसमें साफ साफ कहा गया है टेकिंग एक्शन फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ सेक्सुअली अब्यूज्ड चिल्ड्रन who are reported as children in need of care and protection। इसकी क्या जरूरत थी? क्या हर सेक्सुअली अब्यूज बच्चा चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन नहीं है? नहीं है, क्योंकि अगर इंटेंशन वो होती तो ये जो बाद की लाइन है हु आर रिपोर्टेड एज चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। फिर सिर्फ ये लिखा जाता टेकिंग एक्शन फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ सेक्सुअली अब्यूज चिल्ड्रन। ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का काम है। जिस भी बच्चे का सेक्सुअल अब्यूज हो, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उसका रिहेबिलिटेशन करेगी। नहीं, वही बच्चा जो सेक्सुअली अब्यूज हुआ है और चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उसका रिहेबिलिटेशन करेगी। आई डोंट नो मैं कितना क्लियरली इसको आपको समझा पा रहा हूं, बड़ी फाइन डिबेट है इसके ऊपर, बट आई वांटेड टू फ्लैग कि जो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की डेफिनेशन है, ये लोडेड सब्जेक्ट है। आपके बच्चे को अगर कोई चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन डिक्लेयर कर देगा, तब आपको समझ में आएगा कि इसका मायने क्या है। इफ माई चाइल्ड इज डिक्लेयर्ड एज CNCP, आई लूज दैट चाइल्ड। क्यूरियस केस ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को आमतौर पर माना जाता है कि ये बच्चों का भला करने वाली कोई बॉडी है। सरकार ने कोई दफ्तर खोल रखा है, वहां पे जाइए और जिन बच्चों को खाना कपड़ा और रहने की जगह चाहिए वो ये प्रोवाइड करते हैं। ये भी करते हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, लेकिन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कोई हल्का फुल्का इंस्टीट्यूशन नहीं है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का लॉ आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशंस क्रिएटेड बाय लॉज। इनकी पावर क्या है वो आप देखिए। जेजे एक्ट 2000, ये पुराना लॉ मैं आपको दिखा रहा हूं। पुराने लॉ में सेक्शन 31 में पावर ऑफ कमेटी, इसमें लिखा है कमेटी शैल हैव द फाइनल अथॉरिटी टू डिस्पोज ऑफ केसेस फॉर केयर प्रोटेक्शन। तो एक बार एक कोर्ट में केस फंस गया जिसमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के एक फैसले को चैलेंज किया गया था। तो उसमें एक पक्ष के वकील ने यही लाइन पढ़ दी जज साहब को कि सर हाई कोर्ट तो कर ही नहीं सकता, इसमें तो कमेटी फाइनल अथॉरिटी लिखी है। एंड दिस वाज अ मैटर ऑफ अलार्म कि अगर लॉ कह रहा है कि किसी केस को डिस्पोज ऑफ करने की फाइनल अथॉरिटी ही कमेटी है, तो कैन एनीबडी एल्स टेक अ फाइनल कॉल? तो ये मुझे ये नहीं पता उस केस में अल्टीमेटली डिसीजन क्या हुआ, लेकिन उस केस की वजह से बहुत सारा डिबेट जनरेट हुआ कि ये फाइनल अथॉरिटी लिखा क्यों गया है। और साथ में देखिएगा नीचे एक और मैंने वर्ड हाईलाइट किया है, कमेटी शैल हैव द फाइनल अथॉरिटी टू डिस्पोज ऑफ केसेस फॉर केयर प्रोटेक्शन ट्रीटमेंट डेवलपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन एज वेल एज टू प्रोवाइड फॉर देयर बेसिक नीड एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। क्या है बच्चे के ह्यूमन राइट्स? वाइड रेंजिंग है ना। और इन सब को प्रोटेक्ट करने की पावर किसके पास है? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की। किसी बच्चे की प्रॉपर्टी किसी ने हड़प ली, क्या वो बच्चे का ह्यूमन राइट वायलेशन है? बिल्कुल है। क्या उसको CWC प्रोटेक्ट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। तो कल तक जो लोग ये कह रहे हैं कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी केवल बच्चों का भला करने वाली बॉडी नहीं है, वो
असल में बहुत पावरफुल बॉडी है। अब हुआ ये कि जब 2015 का एक्ट आया तो देखिए इन्होंने फाइनल वर्ड गायब कर दिया। हाँ, देख रहे हैं आप, कमेटी शैल हैव द अथॉरिटी, फाइनल गायब कर दिया, हटाया गया फाइनल। और ये बहुत, इसके पीछे रीजन है, लॉ में कोई चीज ऐसे ही नहीं घटा बढ़ा दी जाती है, फाइनल वर्ड इसमें हटाया गया। और देखिए प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्ड भी हटा दिया गया, क्योंकि 2015 आते आते चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का जो पावर का जो दायरा है वो समझ में आने लगा सबको, और उससे डर लगने लगा कि क्या इतनी पावर्स हैं इनकी, क्या सोचा भी गया था कि इतनी पावर देने का इरादा है। 2015 में फिर इसको करेक्ट किया गया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में बैठे लोग और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के साथ इंगेज करने वाले लोगों को अपनी पावर के बारे में बहुत अवेयर होने की जरूरत है। रिस्क भी है इसमें बहुत सारा। दूसरा देखिए, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का जो जुरिसडिक्शन है, ये ऐसा जुरिसडिक्शन है जिसको कोई ले नहीं सकता, ये एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन है। और ऐसा मैं क्यों कहता हूं, सेक्शन 8(2) देखिए, सेक्शन 8(2) ऑफ जेजे एक्ट provides that power of juvenile justice board can also be exercised by high court or children court when the proceeding come before them under section 19 or in appeal or revision or otherwise. जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का जो जुरिसडिक्शन है वो एक्सक्लूसिव नहीं है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का जो जुरिसडिक्शन है वो हाई कोर्ट भी एक्सरसाइज कर सकता है, चिल्ड्रन कोर्ट भी एक्सरसाइज कर सकता है, अगर मैटर उनके सामने सेक्शन 19 में, अपील में, रिवीजन में या अदरवाइज या किसी अन्य प्रोसीडिंग में आ जाए। ऐसा कोई भी प्रोविजन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लिए नहीं है। दोनों के जुरिसडिक्शन एक्सक्लूसिव हैं, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का जो जुरिसडिक्शन है वो शेयर किया गया है हाई कोर्ट और चिल्ड्रन कोर्ट के साथ। जो ऑर्डर जेजे भी पास कर सकती है वही ऑर्डर हाई कोर्ट भी पास कर सकता है, वही ऑर्डर चिल्ड्रन कोर्ट भी पास कर सकता है। लेकिन जो ऑर्डर केवल चाइल्ड वेलफेयर कमेटी पास कर सकती है वो ऑर्डर केवल चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ही पास कर सकती है। आप उनके ऑर्डर को सेट असाइड कर सकते हैं, कह सकते हैं ये ऑर्डर गलत किया गया, लेकिन उनकी जगह पर आप वो ऑर्डर नहीं ले सकते, आपको फिर मैटर वहीं भेजना पड़ेगा, दे विल हैव टू डिसाइड। और आप ट्रेंड देखिएगा, बहुत सारे मैटर्स में इवन सुप्रीम कोर्ट तक से मैटर सेट असाइड होते हैं और वापस भेजे जाते हैं सीडब्ल्यूसी में फॉर फ्रेश कंसिडरेशन, क्योंकि वो डिसीजन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ही ले सकती है। नो सच प्रोविजन एग्जिस्ट इन टर्म्स ऑफ, तो ये बड़ा एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी दो ट्रेडिशनली perceived merely as an agency for taking welfare measures for children is grossly underestimated in terms of its power. कुछ स्कॉलर्स का मानना यह है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी मृत्यु दंड के बाद राज्य की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति की धारक है। राज्य की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? राज्य की सबसे बड़ी शक्ति है कि राज्य मेरा जीवन अंत कर सकता है, स्टेट कैन गिव मी डेथ सेंटेंस, ये सबसे बड़ी शक्ति है। और इसके बाद कई विचारकों का मानना यह है कि दूसरा सबसे ज्यादा कष्टकारी काम है किसी माँ बाप से उसका बच्चा ले लेना। मृत्युदंड के बाद अगर सबसे ज्यादा कष्ट किसी चीज से होता है, अगर मुझसे मेरा बच्चा कोई ले जाए तो उस कष्ट की कोई कल्पना नहीं है। और ये पावर राज्य ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को दे रखी है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कैन टेक अवे योर चाइल्ड बाय डिक्लेयरिंग यू अनफिट। मेरा बच्चा है और कल को किसी ने कह दिया कि साहब अस्थाना जी जो है ना खुद तो खा पी नहीं पाते, खुद तो भूखे रहते हैं, कमाई नहीं है इनकी, वकालत चलती नहीं है, और इनके चक्कर में इनका बच्चा और साहब देखिए बीमार है। चाइल्ड लाइन आ जाएगी, मेरे बच्चे को ले जाएगी और सीडब्ल्यूसी में प्रोड्यूस करेगी। और सीडब्ल्यूसी को अगर ये बात सही लगी कि हाँ ये तो वाकई अस्थाना साहब तो कुछ है ही नहीं इनके पास, ये खुद तो खा नहीं पाते, बच्चे को कहां से खिलाएंगे, दे कैन डिक्लेयर मी अनफिट, और गया मेरा बच्चा। ये समझना जरूरी है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की जो पावर्स हैं उनका असल में नेचर क्या है। अभी एक नया एक्ट आया है HIV को लेकर के,
उस एक्ट में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को और पावर दी गई है कि बहुत कॉमन है कि जिन 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 बच्चों के माँ बाप को HIV एड्स हो जाता है उनको घरों से निकाल देते हैं परिवार वाले और उनकी प्रॉपर्टी छीन लेते हैं, प्रॉपर्टी पे कब्जा दूसरे रिश्तेदार कर लेते हैं, लेकिन उस प्रॉपर्टी पे उनके बच्चों का हक है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को वो पावर दी गई है HIV वाले लॉ में, मुझे नाम उसका याद नहीं है, जिसमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को पावर दी गई है कि चिल्ड्रन ऑफ पर्सन्स लिविंग विद HIV उनके जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी प्रोटेक्ट करेगी। कितनी बड़ी पावर है। हाँ, आइए अब मैं बिल्कुल खत्म करने वाला हूं। रोल ऑफ लॉयर्स इन एज डिटर्मिनेशन। कल मैंने कुछ लॉयर से फीडबैक लिया, क्रिमिनल लॉयर से, कि आपको जेजे एक्ट में क्या खास लगता है। बोले जेजे एक्ट में सबसे खास चीज ये है कि क्रिमिनल ट्रायल में कभी एज के ऊपर ध्यान नहीं जाता। पुलिस ने कौन सा एविडेंस कलेक्ट किया, एविडेंस के ऊपर, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर पूरा ध्यान जाता है। एज के ऊपर कुछ क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह कुछ होते ही नहीं है। जो कागज आ गया वो सत्य कागज है, हाई स्कूल का कागज लगा दिया, मार्कशीट लगा दी, कुछ है। केवल जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ही एज डिटर्मिनेशन के ऊपर बहुत ध्यान जाता है। एज डिटर्मिनेशन जुवेनाइल जस्टिस लॉ का सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और सबसे ज्यादा लिटिगेटेड कंपोनेंट है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में सबसे ज्यादा लिटिगेशन एज डिटर्मिनेशन के ऊपर है, लेकिन एज डिटर्मिनेशन पर जहां कमाल दिखाना चाहिए वहां कमाल नहीं दिखाया जाता। एक बार एक बच्चे का केस मैंने किया, वो बच्चे के हाथों मर्डर हो गया था। मर्डर हुआ प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट पे। दो परिवार आपस में प्रॉपर्टी को लेकर लड़े और एक परिवार के बच्चे ने दूसरे परिवार के एक व्यक्ति के सिर पर जोर से डंडा मारा और वो मर गया। मर्डर का केस दर्ज हुआ और उसका मामला जेजेबी में आया। अब उस बच्चे का कोई एज का डॉक्यूमेंट नहीं था, तो जब एज का डॉक्यूमेंट नहीं, बच्चा कभी स्कूल नहीं पढ़ा, कुछ नहीं, बिल्कुल अनपढ़ बच्चा है, तो ये हुआ कि साहब मेडिकल का ऑर्डर किया गया। जब मेडिकल का ऑर्डर हो गया उसके 2 दिन के बाद उस बच्चे की माँ का मेरे पास फोन आया, बोली कि सर कुछ गड़बड़ हो रहा है, जो अपोजिट पार्टी वाले हैं उन्होंने अपना खेत बेचा है और हमको खबर ये मिली है कि जो वो मेडिकल रिपोर्ट आ रही है वहां कुछ पैसा चल रहा है और वो पैसे के लिए वो उन्होंने खेत बेचा है और इन्होंने कसम खा रखी है कि मेरे बच्चे को फांसी लगवाएंगे भले ही जमीन बिक जाए। तो सर इन्होंने खेत बेचा है, सर कुछ तो गड़बड़ है। खैर एनीवे मैंने डिसमिस किया उनका, मैंने कहा ये सब कोई कंसर्न नहीं है तुम्हारा। अब जब वो मेडिकल रिपोर्ट आई तो उस मेडिकल रिपोर्ट में उस बच्चे की उम्र आई 25 से 27 साल। अब वो माँ कह रही है सर देखिए मैंने कहा था ना आपको, मैंने कहा था ना कि रिपोर्ट में ये मेरे बच्चे को बड़ा लिखाएंगे। 25 से 27 आई। तो मैंने उस माँ से बात की, अच्छा ये बताओ बच्चा फिर कब पैदा हुआ। तो वो माँ बोली साहब हमको तारीख वारीख नहीं याद है, हम बिल्कुल गरीब हैं, लेकिन हमको ये पता है कि जिस दिन इंदिरा गांधी को गोली लगी थी उस दिन मेरा बच्चा पैदा हुआ था। राइट, आई हैड नो रीजन टू नॉट बिलीव दैट लेडी। कोई रीजन नहीं था मेरे पास। मैंने उस औरत की बात पे भरोसा करके जुवेनाइल बोर्ड में खूब बहस की जज साहब से। मैंने कहा जज साहब आप बस केवल जो मेडिकल बोर्ड के डॉक्टर हैं इनको आप प्लीज एक बार गवाही के लिए बुला लीजिए एक बार। जेजेबी के जज साहब थे वो बिल्कुल तैयार नहीं थे, जेजेबी वाज नॉट रेडी। खैर मैंने बहस की अल्टीमेटली उन्होंने कहा ठीक है हम चेयरपर्सन को बुला लेंगे, जो मेडिकल बोर्ड के चेयरपर्सन है उनको बुलाते हैं। तो जब चेयरपर्सन को बुलाया और जब उनका क्रॉस एग्जामिनेशन किया, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जेजेबी ने खुद कहा कि मैं बाकी दोनों डॉक्टर को भी बुला रही हूँ, क्योंकि इतना स्कैंडलस क्रॉस एग्जामिनेशन था। और जो बातें डॉक्टर साहब ने कही, डॉक्टर साहब ये नहीं बता पा रहे कि आपने फाइनल ओपिनियन कब दी, क्या आपके पास इस केस के ओरिजिनल कागज है, ओरिजिनल कागज नहीं है। अच्छा हैंड राइटिंग किसकी है, हैंड राइटिंग भी नहीं बता पा रहे हैं। ये सिग्नेचर किसके हैं, साहब ये वाला सिग्नेचर मेरा है। आप मिले कब थे, जो बेसिक क्वेश्चन, अगर
अगर एक मेडिकल बोर्ड बैठा है तो तीनों डॉक्टर मेडिकल बोर्ड के कभी तो मिले होंगे टू फॉर्म अ कॉमन ओपिनियन. इफ यू कांट टेल व्हाट डेट यू मेट, वेदर यू मेट और नॉट मेट, आई डोंट रिमेंबर वेदर वी मेट, तो उसमें डाउट आ गया. फिर वो दोनों मेंबर आए और उसमें पोल ये खुली कि जब उनसे कहा गया बच्चे का जो बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट का एक्सरे है, उस एक्सरे पर डेट होती है, हर एक्सरे पर डेट होती है. अब उसमें इंटरेस्टिंग चीज जो पॉइंट आउट की गई कि बच्चे को बेल ग्रांट नहीं हुई थी, बच्चा ऑब्जर्वेशन होम में था जब ये सब चल रहा था. और अगर बच्चा ऑब्जर्वेशन होम से अस्पताल गया है एक्सरे के लिए तो उसकी डेट रिकॉर्डेड है. एक्सरे की डेट और बच्चे के अस्पताल जाने की डेट अलग अलग है, राइट. इसका मतलब वो एक्सरे बच्चे का है ही नहीं, किसी एडल्ट का एक्सरे उस रिपोर्ट में लगाया गया. खैर एनीवे, board was convinced based on the cross examination of the members of the medical board rejected the finding of the medical board and gave them warning. उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया लेकिन बहुत सख्त वार्निंग दी, ऑर्डर की कॉपी सीएमओ को भिजवाई और बाद में फिर एम्स से उस बच्चे का मेडिकल करा करके अल्टीमेटली दैट बॉय टर्न्ड आउट टू बी जुवेनाइल. लेकिन एज डिटर्मिनेशन में ये सवाल बहुत आता है, कैन लॉयर्स एग्जामिन द डॉक्टर्स एंड मेंबर्स ऑफ मेडिकल बोर्ड हु गेव मेडिकल ओपिनियन. इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं है. पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का आप क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, लेकिन मेडिकल ओपिनियन देने वाले डॉक्टर्स और मेंबर्स का क्रॉस एग्जामिनेशन हम नहीं करते. ये एक ऐसा एरिया है जहां बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये. इस पे बहुत काम किया जा सकता है. कैसे करें डॉक्टर्स का क्रॉस, कैसे करें हड्डियों की ग्रोथ के बेसिस पे, दांत की ग्रोथ के बेसिस पर कौन सी ओपिनियन कब दी जा रही है. इट्स अ फैसिनेटिंग सब्जेक्ट एंड आई विल रिक्वेस्ट ऑल द लॉयर्स टू पे अटेंशन ऑन एज डिटर्मिनेशन, यूज अपॉर्चुनिटीज. एक और सवाल मैं आपके लिए रख रहा हूं, ऑसिफिकेशन टेस्ट और कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड मेडिकल बोर्ड में कोई फर्क है क्या? कई बार ध्यान नहीं जाता हमारा. Ossification test is one test based on X-rays of bone joints, हड्डियों के फ्यूजन के बेसिस पर. और जो ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड मेडिकल बोर्ड है, ये जो बोर्ड है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट टेस्ट, फिजियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, डेंटल एग्जामिनेशन एंड बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट. 3 टेस्टों के कंबाइंड रीडिंग के आधार पर ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड मेडिकल बोर्ड. ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में फाइंडिंग मार्जिन ऑफ एरर होता है 6 महीना ऊपर नीचे. ऑसिफिकेशन टेस्ट की रिपोर्ट में मार्जिन ऑफ एरर है 2 साल ऊपर नीचे. और इसको भी क्रॉस करने का टेक्निक है. कभी और मौका मिलेगा तो एज डिटर्मिनेशन में कैसे क्रॉस करते हैं उसके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं. लेकिन कोई भी डॉक्टर मार्जिन ऑफ एरर बोलेगा नहीं जब तक लॉयर उससे स्पेसिफिक सवाल नहीं पूछता. सर, इसमें मार्जिन ऑफ एरर क्या है? अगर आपने ये सवाल नहीं पूछा, कोई भी डॉक्टर अपने मन से कभी मार्जिन ऑफ एरर नहीं बताएगा. जब वो बोलता है कि मार्जिन ऑफ एरर 6 महीने ऊपर नीचे है, तब दूसरा सवाल होता है, तो क्या ये कहना सही होगा कि इसकी उम्र 16.5 से 18.5 भी हो सकती है? तब बोलेगा हाँ पॉसिबल है, बस आपका काम हो गया, राइट. तो इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग आर्ट. आई हैव लर्नड इट, आई हैव एंजॉयड इट, आई लव टीचिंग दिस एंड आई इनवाइट ऑल माय लॉयर फ्रेंड्स टू एक्सप्लोर दिस एज. पूरा जेजे एक्ट एक तरफ और पूरा लॉ ऑन एज डिटर्मिनेशन एक तरफ. मेडिकल ओपिनियन ऑन एज बाइंडिंग है क्या? कई जगहों पर कंटेस्ट ही नहीं होती. रिपोर्ट आई, चूंकि डॉक्टर ने कह दी इसलिए एक्सेप्ट कर ली. नो, इट्स नॉट बाइंडिंग. सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे 1995 से लेकर के आज तक कंसिस्टेंट जजमेंट हैं दैट मेडिकल रिपोर्ट इज मेयरली एन ओपिनियन, इट्स नॉट बाइंडिंग ऑन कोर्ट. इट बिकम्स बाइंडिंग व्हेन द कोर्ट एक्सेप्ट्स इट एंड कोर्ट कैन नॉट एक्सेप्ट इट अनलेस देयर हैज बीन एन एविडेंस. और एविडेंस इंक्लूड्स क्रॉस एग्जामिनेशन. जो कंटेस्टेड केसेस हैं उसमें बिल्कुल एज डिटर्मिनेशन यूज करिए. वायलेशन ऑफ प्राइवेसी ऑफ अ चाइल्ड. बच्चे की कोई प्राइवेसी होती है क्या? प्राइवेसी तो केवल एडल्ट्स की है.
नहीं होती है। हाँ, जेजे एक्ट 2000, ये देखिए पुराना लॉ है, सेक्शन 21। इसमें कहा गया है कि कोई भी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ या चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, उसका नाम, पता, स्कूल या कोई भी ऐसी पहचान जिससे उस बच्चे की पहचान उजागर हो जाए, किसी अखबार, मैगजीन, न्यूज शीट या विजुअल मीडिया में नहीं छापी जाएगी, और अगर छापी जाएगी तो उस पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। दिल्ली का ही एक केस था जिसमें जेजेबी में शिकायत की गई कि साहब देखिए ये मीडिया चैनल ने ये बच्चे का फोटो छाप दिया। वो मीडिया चैनल को बुलाया गया जेजेबी में जवाब देने के लिए, और उस मीडिया चैनल ने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उसने कहा साहब 21 में एक वर्ड पढ़िए, लिखा है इंक्वायरी, विजुअल मीडिया ऑफ एनी इंक्वायरी। तो साहब अभी देखिए आपके केस में इंक्वायरी शुरू नहीं हुई है, जब तक चालान नहीं आ जाता और जब तक आप कॉग्निजेंस नहीं ले लेते तब तक इंक्वायरी नहीं स्टार्ट मानी जाएगी। तो अभी ये आपका प्री इंक्वायरी स्टेज है, इसलिए 21 नहीं बनता, 21 में लायबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि 21 की लायबिलिटी केवल इंक्वायरी स्टार्ट होने के बाद। ही टुक अ वेरी टेक्निकल ग्राउंड। इस केस पे बहुत बड़ा, बहुत 25-30 पेज का ऑर्डर जेजेबी ने लिखा इंक्वायरी शब्द को एक्सप्लेन करते हुए, और वो ऑर्डर इस्तेमाल हुआ 2015 के एक्ट की ड्राफ्टिंग में। और आप देखिए 2015 में जब ये प्रोविजन दोबारा आया पलट के, तो सेक्शन 74, अब इसमें देखिएगा रिगार्डिंग के बाद एनी इंक्वायरी, इसके बाद ऐड कर दिया गया इन्वेस्टिगेशन और जुडिशियल प्रोसीजर। एग्जैक्टली इस केस में जो डिफेंस लिया था उन्होंने कि इंक्वायरी नहीं है, ठीक है इंक्वायरी नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो है, जुडिशियल प्रोसेस तो है। 156(3) की एप्लीकेशन लगी हुई है, उसकी न्यूज स्टोरी आप चला दोगे क्योंकि वो इंक्वायरी नहीं है, एनी जुडिशियल, तो ये ऐड हुआ। दूसरा आप देखिए ये जो सेक्शन 21 है, इसका कवरेज केवल 2 कैटेगरी ऑफ बच्चों को था, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ अंडर दिस एक्ट। 21 में देखिए लिखा हुआ है अंडर दिस एक्ट। जब 2015 में ये प्रोविजन रीड्राफ्ट हुआ तो इंक्वायरी के साथ इन्वेस्टिगेशन, जुडिशियल प्रोसीजर ऐड हुआ, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, और इसके साथ में चाइल्ड विटनेस और चाइल्ड विक्टिम, ये 2 कैटेगरियां और बढ़ा दी गई इस कवरेज में। और अंडर दिस एक्ट हटा करके कर दिया गया अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। किसी भी लॉ के तहत प्रोसीडिंग चल रही हो, अगर विक्टिम चाइल्ड है, अगर विटनेस चाइल्ड है, तो उसको जेजे एक्ट का सेक्शन 74 कवर करेगा, उसकी प्राइवेसी प्रोटेक्टेड है। और इंटरेस्टिंग चीज कि अब इसको पेनाल्टी नहीं रखा, इसको ऑफेंस बना दिया, पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट ऑफ 6 मंथ। तो जहां 2000 के एक्ट में पेनल्टी थी, वहां अब ये जेल हो गई। बहुत सारे अखबार कहते थे जब वो बुलाया जाता था नोटिस दे करके, तो जेजेबी में आके वो बोलते थे अच्छा कितना जुर्माना हुआ, जितना जुर्माना है दे दीजिए, क्योंकि जुर्माना देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी स्टोरी है, खूब चलाएंगे, फोटो चलाएंगे, उसके घर की फोटो चलाएंगे, लेकिन 25,000 रुपए जुर्माना देना है दे देंगे, लेकिन कोई एक दिन के लिए जेल नहीं जाना चाहता। इसीलिए इसको पलट करके पेनाल्टी से हटा करके इसको ऑफेंस किया गया। और देखिएगा सेक्शन 21 पुराने एक्ट का ये चैप्टर 2 में था, जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ टाइटल से चैप्टर था, उसका प्रोविजन था। और ये सेक्शन 74 ये जिस चैप्टर में है, इस चैप्टर का नाम है अदर ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, मतलब अब ये बकायदा ऑफेंस है। और ये मैं पॉइंट आउट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सेक्शन 74 अभी भी लोगों के ध्यान में नहीं आया है, अभी भी 21 के हिसाब से ही वायलेशन रिपोर्ट किए जा रहे हैं कोर्टों में, और कोर्ट बस जुर्माना दे करके छोड़ दे रहे हैं, कोई एफआईआर नहीं हो रही है। बड़े प्रोमिनेंट केसेस चल रहे हैं जिनमें कोई एफआईआर नहीं हुई है। कायदे से तो 74 की एफआईआर के बिना आगे बढ़ना बढ़ेगा ही नहीं, लेकिन 21 में था कि कंप्लेंट हुआ और आपको पता चला, आपने बुलाया और आपने उनको पेनल्टी दे दिया। बट नाउ प्राइवेसी ऑफ चाइल्ड is so important that its violation will lead to an offense and you will have to face a trial and then there will be a punishment. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर चेंज है, इस पे ध्यान लोगों का जाता नहीं है।
बस. Thank you so much, Anant. It's been a wonderful session. Really, I cannot say that more than 1.5 hours. We still want to hear you more, but I think there is questions coming from the participants, and I this time by modifying certain rules, I wanted to inform participants that what we can do is, if you have question, please let me know. I will allow you to speak yourself to ask a question from the resource person. So please, one by one, let me know about your questions, and then I will permit you to ask. You can enable your video and unmute your mic when you want to speak. Nimisha ji? Yeah. Please. Yeah, sorry, I couldn't unmute myself. Thank you, Ajay. Thank you, Anand. That was really, really interesting. Very good to again sit through a session of yours. So my question was regarding, it was I found the section about where you talking about the JJB being functus officio. That was very interesting. So earlier on, I have been involved in, I think you were also there, like there was some discussion about how the compounding of an offense by a JJB cannot be done because it takes the child out of the purview of the JJB and thereby denies the child rehabilitative options. So if the JJB cannot be functus officio, then does this argument stand for compounding of an offense by the JJB? I'm not able to understand the link between compounding not being seen as a JJ procedure and JJB being functus officio, not being a functus officio. What is the link between both of them? I'm not able to understand. I mean, one of the discussion points was कि अगर क्योंकि compounding में acquittal हो जाता है तो फिर वो child in conflict with law है ही नहीं, तो वो JJB के purview से खत्म हो जाता है, वो केस चला जाता है. So from that point of view, लेकिन I mean I understand कि if there are other issues with compounding of offences by a JJB, that's a different thing. But I wanted to ask for this particular thing क्योंकि ये भी argument take किया गया था. Okay. See, the basic opposition for discouraging compounding of offences is that it allows a child to go unreformed if the two parties are willing to compromise the matter. So I have stolen your mobile and you are ready to forgive me, right? And there is a compromise and you forgive the child, but that doesn't make the child get reformed. There is no inquiry as to why the child at the first place was involved in theft. There is no SIR being made. So the reason why compounding is discouraged, it comes from that. But let me also inform you that the legal position on compounding is compounded. There are some high courts which have allowed compounding. There are some high courts which have said that the compounding is alien to the concept of juvenile justice. So this subject requires more litigation, and I will. I mean, compounding I wanted to discuss. This discussion on compounding cannot happen without a dedicated context to it. But there is a constant struggle between criminal law and juvenile justice. A lot of principles which are practiced in criminal law and are almost established, it's often seen that they are not compatible with JJ Act, right? And the compounding is only one of them. Anticipatory bail is another. So I don't see a direct link, but yeah, I mean, to answer you that it's the legal position is still 50% here, 50% there. Thank you, Anand. We have Manisha Chai ji. Manisha ji. Mamta ji, sorry. Yeah, Anand, thanks for the lovely talk, and it was really enlightening. I wanted to ask you that when you talk about court of sessions, so when JJB passes an order under section 15,
So the appeal can be heard in Court of Sessions or also in the Honorable High Court. Where will it go? See, there is no appeal to High Court from a JJB order. Okay. So if it is appeal, then it has to be session court. Okay. But apart from appeal, if the remedy taken is revision, then the revision will go to High Court. Okay, revision goes to High Court, but appeal goes to session court. Yes. Another. And we have both the practices. In so far, there have been 7 judgments on these kind of orders, and some of them have been given in revision also. A lot of them have been settled at the appeal level in session courts, but a lot of clients have chosen to go to High Court in revisions, and there have been fantastic orders. Yes, yeah, that's why I was confused. The second question is, Anand, that JJB also declares, can JJB also declare parents unfit? Because we have seen that police leaves children on undertaking in case of petty and serious offences, but children come back into crime as parents are unfit. Maybe parents are not capable of looking after it. So doesn't the police need to see if the parents are unfit or fit before they hand over children? Okay, you're talking about the stage of bail. No, not stage of bail. When a child is apprehended in petty or serious offences, so the police leaves the child on an undertaking to the child's parents or anybody who takes care of the child. If the child is living with a mama, chacha, etc., or maybe also with the employer. So they don't see that if the child is going to be safe or not. Many cases I have seen, like 5 cases are reported, but out of that, all 5 children don't come back because they just disappear because they know case hai unke against, and police bhi track nahi kar pati hai. Okay. So let me answer you very clearly. JJB cannot declare parents unfit. That's a power which is exclusive to CWC. But what JJB can do, JJB can forward fit cases of children to CWC. So JJB can open the door towards CWC, saying that this child is a child in need of care and protection, and they can take into account the irresponsible behavior of parents. But to have a final call and deciding that these parents are unfit, that has to be done by CWC itself. आनंद जी, एक क्वेश्चन मेरे चैट बॉक्स में आया हुआ था, क्या जब कंपाउंडिंग अगर मान लीजिए अलाउ हो गई, क्या जेजेबी उसके बावजूद भी सीसीएल के रिफॉर्मेशन के एस्पेक्ट को देख सकता है? इसका पैरेलल हम लेते हैं सेक्शन 17 से. इसका आंसर आपको सेक्शन 17 में मिलेगा. सेक्शन 17 में कहा गया है कि अगर भी किसी बच्चे को सीडब्ल्यूसी एक्विट कर रही है, लेकिन उस बच्चे का कोई ऐसा नीड है जो रिक्वायर्ड है, राइट, देन दैट चाइल्ड needs to be referred to CWC. So if a child has been acquitted, right, but notwithstanding acquittal, the child is falling in the category of child in need of care and protection, then the JJB will forward that case to CWC instead of passing rehabilitative orders. JJB itself cannot pass orders on reformation if they have said that if the child is not a child in conflict with law, then the whole basis is gone. Hina Davar ji, you had one question for a long time you were waiting. हीना जी, अगर हीनियस क्राइम है जो चाइल्ड जो है अगर 16 साल से नीचे वो कमिट करता है तो उसमें जीजीबी कैसे डील करेगा? ओके, अगर बच्चे की एज 16 साल से कम है, तो
उस बच्चे को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में रिफॉर्मेशन के लिए जो प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड है उसके अकॉर्डिंग ही उसकी इंक्वायरी होगी, उसको जेजे एक्ट के प्रोसेसेस के तहत रिफॉर्म करने के लिए जो भी सेक्शन 18 के ऑर्डर्स हैं वो पास किए जा सकते हैं, अगर वो बच्चा कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ होना प्रूव हो जाता है तो। फर्क केवल इतना होता है कि अगर बच्चा 16 साल का या 16 साल से ऊपर है तो जेजेबी के पास एक ऑप्शन रहता है टू ट्रांसफर दैट चाइल्ड्स केस टू चिल्ड्रन कोर्ट फॉर बीइंग ट्राइड एज एन एडल्ट। ये ऑप्शन 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों के केसेस में जेजेबी के पास नहीं होता, राइट? Thank you, Anand ji. I have Madam Anu Kumari ji, JJB member, Araria Vihar. She wanted to ask one question. Yeah, good evening, sir. Yeah. Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Thank you for doing classes. सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, जैसे एज डिटर्मिनेशन के लिए आपने कहा कि अगर होम डिस्ट्रिक्ट में अपना कराते हैं तब तो ठीक है, अगर उसको आउटसाइड भेजती हूँ तो उसका पे कौन करेगा? और मेरे यहाँ ऐसा 2-3 केस आया है सर, डीएनए टेस्ट के लिए जैसे कि कह दिए तो आप दोनों पार्टी कह रहा है हम क्यों पैसा दे, हम क्यों पैसा दे, तो ये सब थोड़ा इशू है सर, थोड़ा हम इसमें क्लियर कीजिए। देखिए, अगर पैसे का कोई प्रॉब्लम है तो जी। बहुत सारे ऑप्शंस हैं उसमें। एक तो हर जिले में डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट होती है। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का काम ही यही है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के जो एक्सपेंसेस हैं उनको वो सपोर्ट करें, उसके लिए बजट उनको आईसीपीएस स्कीम में गवर्नमेंट से आता है। इन केस अगर मान लीजिए पैसे का वहां से भी अरेंजमेंट नहीं हो पाता तो हर स्टेट गवर्नमेंट में एक अलग से फंड क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं जुवेनाइल जस्टिस फंड। और जुवेनाइल जस्टिस फंड का क्रिएशन ही इसीलिए है कि बच्चों के लिए कोई भी जरूरत है और उसका किसी और फंड में अगर प्रोविजन नहीं है तो उसको जुवेनाइल जस्टिस फंड से पैसा लेकर के सरकार कर सकती है, लेकिन फिर वो करेगी सरकार ही, सरकार किसी को कैश डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगी उस फंड से। तो अगर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को कोई टेस्ट कराना है, अब वो आप खुद से चाह रहे हैं या किसी पार्टी के सबमिशन करने पर आप तैयार हुए हैं, अल्टीमेटली ये आपका ही ऑर्डर है। कौन सा टेस्ट होना है वो किसी पार्टी का ऑर्डर नहीं होता, वो आपको रिक्वेस्ट करेंगे और अगर बोर्ड सेटिस्फाइड है कि ये टेस्ट रिक्वायर्ड है तो बोर्ड उस टेस्ट को करने के लिए सरकार को कहेगा। अब सरकार उसके लिए कहां से पैसा ला रही है, उसके बहुत सारे सोर्सेज अलग अलग जो मैंने आपको बताए, आईसीपीएस के पास होता है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के पास होता है, जुवेनाइल जस्टिस फंड के पास पैसा हो सकता है, जुवेनाइल जस्टिस फंड का पैसा हो सकता है। इनमें टाइम जरूर लगता है लेकिन पैसे की प्रॉब्लम आती नहीं है इसमें, Thank you. प्रोवाइडेड आप ऑर्डर पास करें। ठीक, thank you, Anand ji. Next query is from Shreyans Raniwala. Yes, we can. Yes, sir. So my question is, it is a victim-oriented question that if a victim of sexual abuse and the CCL has charged with a serious offence and not with a heinous offence, and he has been acquitted by the JGB, can the victim go for an appeal in a serious offence? सॉरी, इनका सवाल था कि विक्टिम का क्या अधिकार रहेगा अगर जो उसमें ऑर्डर के अगेंस्ट चैलेंज करने के लिए जेजेबी के द्वारा पारित किए गए आदेश के। एक्विटल के खिलाफ अपील बहुत रेस्ट्रिक्टेड है जेजे एक्ट में, उसमें कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। हीनियस ऑफेंसेस में अपील अलाउड है, लेकिन सीरियस और पिटी ऑफेंसेस में अगर एक्विटल है तो फिर उसमें अपील नहीं है। Thank you. Next question, Ishika Kaushal. Hello. Yes, Ishika, please go ahead. Yes. Hello, sir. My question is for the 2015 amendment. Am I audible? Yes, please go ahead. Okay. So, the 2015 amendment came in because of the 2012 gang rape case. And it said that the children who were aged 16 or 17 years
were also to be tried as adults if they committed a heinous offense and with an adult frame of mind, basically. So, what about the offenses that were committed before the date of the amendment? Because this amendment came with prospective effect, not retrospective effect. Right. Ishita, you are a lawyer or law student? Law student, I think. We could get that. Yeah, please. Ishita, are you a lawyer or law student? Ashika Law is student. law student. Okay, good. Then coming from a law student, you have asked a very good question. So one thing you take note of, that there was no amendment. 2015 Act was not an amendment. It was a completely new act. The old act was repealed and there was a new act which was enacted. हाँ, तो एक तो ये हमेशा के लिए याद रखना कि 2015 में कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ, पुराना लॉ रिपील करके पूरा का पूरा नया लॉ आया। और अपने सवाल का जवाब तुमने दिया है इशिता कि इसका कोई रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं हो सकता। तो जो भी ऑफेंसेस 15 जनवरी 2016 के बाद से हुए हैं उनमें ही 2015 के प्रोविजंस लागू हो सकते हैं, बैक डेट में जाकर के नहीं हो सकते। अनंत जी, एक क्वेरी बहुत इंपॉर्टेंट एक आई थी, क्योंकि आपने बताया कि जुवेनाइल्स की प्राइवेसी को बिल्कुल ख्याल रखा जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जुवेनाइल को ना बता के उसके परिवार के सदस्यों के बारे में जो है मीडिया में प्रचलन उसके प्रचार कर दिया जाता है, उसके बारे में आपका क्या व्यू है? मेरा व्यू क्या है या लॉ का व्यू क्या है? अगर लॉ में एक बड़ा ओमनीबस क्लॉज है सेक्शन 74 में, एनीथिंग विच लीड्स टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ चाइल्ड। आपने मेरे बच्चे का नाम नहीं बताया लेकिन ये बता दिया कि साहब वो अनंत अस्थाना जो जंगपुरा एक्सटेंशन में 4थे माले पे रहते हैं उनके बच्चे ने किया है, कवर्ड बाय 74, राइट? तो भले ही उसमें बच्चे का कोई मेंशन ना हो, बट इफ द रिपोर्टिंग इज सच that any person who reads that newspaper is in a position to identify which child the news is about, then 74 is attractive. Thank you, Anand ji. We have last two more questions, and I think after that we'll have to conclude this session. Piyush Sen Gupta, please ask your question. जी नमस्कार सभी को। मेरा क्वेश्चन सबसे पहला तो ये था कि ड्यूली कंस्टिट्यूटेड बोर्ड में जो आपने 3 क्लॉज दिया था वो एक बार फिर से रिपीट कर दे काइंडली, वो थोड़ा मिस हो गया। और डीएनए रिलेटेड एक क्वेश्चन मैडम ने किया था, तो डीएनए रिलेटेड क्वेश्चन में क्या है कि सीडब्ल्यूसी के सामने भी डीएनए रिलेटेड इश्यूज आती है जब उसको अबेंडन चाइल्ड मिल जाता है और फिर वो क्लेम होता है, तो उस समय सीडब्ल्यूसी के पास अगर दिक्कतें आती है कि मान लीजिए पहले अमेंडमेंट किया गया, फिर वो सीडब्ल्यूसी में प्रोड्यूस हो गया, फिर वो क्लेमेंट आई, तो वो क्लेम जो आया वो उसी का ही बच्चा है, इसके लिए कभी कभी सीडब्ल्यूसी को डीएनए ऑर्डर देना पड़ता है। लेकिन समस्या ये आती है कि डीएनए क्या सीडब्ल्यूसी का पावर है कि वो डायरेक्ट डीएनए के लिए सीएस को लिख सकती है या उनको एसडीओ या कहीं और जगह से लेना पड़ेगा, क्योंकि ये समस्या हम लोगों को झारखंड में रांची में आ रही है, तो ये इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ। थैंक यू। ये सेम प्रॉब्लम है। देखिए डीएनए टेस्ट में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसका लॉ जबरदस्ती नहीं की जा सकती है ना, डीएनए किसी का आप जबरदस्ती नहीं ले सकते। तो बहुत सारा जो आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें कई बार केवल बातचीत से ही लोग तैयार हो जाते हैं टेस्ट कराने के लिए, लेकिन कई बार जब जहां आप जबरदस्ती अड़े हुए हैं कि साहब आपका तो हम टेस्ट कराएंगे और कोई आदमी अड़ गया, तो उसके बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, आप जबरदस्ती उसके साथ कंसेंट लेकर के बिना कंसेंट के डीएनए टेस्ट नहीं करा सकते। हालांकि हकीकत ये है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो उनके डीएनए टेस्ट सीडब्ल्यूसी के ऑर्डर्स पे हो रहे हैं, अस्पताल भी किए जा रहे हैं, दैट यू आल्सो नो।
but DNA test cannot be done without consent. We would like to thank Anant. That's the longest session I have conducted so far. And everyone, I wanted to inform you that this is a series organized by International Bridges to Justice India in collaboration with Bar Council of Delhi. During this pandemic, we are calling it as Learning in Pandemic. And I am thankful to Anant Asthana ji, also Ajendra Sangwan ji of Bar Council Delhi, or entire teams. And we are also honored today that there are many judicial officers who were able to make this session for these sessions to participate, to know, to listen Mr. Asthana, who has been a wonderful spokesman. And for this, we will be sharing recorded video as well as PPT through on your registered email. And till the next session, please take care, stay home, stay safe. Thank you. Thank you, everyone.